बाजारों में है जबरदस्त तेजी का माहौल। हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत करते हुए भारतीय बाजार दुनिया भर के बाजारों से मजबूत संकेत और 16,900 के नजदीक लाइफ टाइम हाई पर है इस वक्त निफ्टी। तो आइए आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, जहां पर न सिर्फ दिग्गजों में बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बराबर उतना ही जोश आता हुआ दिख रहा है। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जबरदस्त एक्शन बाजार में आपको बनते हुए दिख रहा है। इस समय बढ़िया तेजी के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं और सर आपकी भी राय जानना चाहूंगा इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिन पर क्या करना चाहिए, पर उससे पहले बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। ऐतिहासिक दिन दीप, और इतिहास भी बहुत ही मजबूती से लिखता हुआ। ऐसा नहीं कि इतिहास मतलब इतिहास बन गया, स्टाइल में बना है। दमदार तेजी होती हुई दिख रही, जहां खुले वहां से पीछे मुड़कर देखा नहीं बाजार ने, और लगातार धीमे धीमे लाइफ टाइम के उच्चतम स्तरों पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। 16,900 के बेहद करीब है निफ्टी, और सेंसेक्स ने भी 56,734 का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। निफ्टी बैंक का इतने दिनों के पिछड़न से उभरता हुआ 36,000 के ऊपर निकलकर टिकता हुआ 36,300 325 आखिरी बाधा है बैंक निफ्टी के लिए। उसके बाद ये और नई तेजी के लिए तैयार होता नजर आएगा। 500 पॉइंट ऊपर है। सभी के सभी 12 शेयर बैंक निफ्टी के मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मेटल इंडेक्स 2.5% मजबूत है। ग्लोबल मजबूती का फायदा मेटल शेयरों का मिलता हुआ दिख रहा है। आईटी को छोड़ दें, बाकी सारे सेक्टर्स में खरीदारी दमदार होती हुई दिख रही है। अच्छी बात यह जो आपके चेहरों पर मुस्कान ला रही वो है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की दमदार तेजी। पिछले हफ्ते की गम को भुलाकर, और पिछले हफ्ते जब 16,375 का लो बना था तो हम बार बार यही कह रहे थे कि डरिए मत, घबराइए मत, पहले कभी कोई चलेगा कोई बाद में चलेगा। लार्ज कैप्स चलने दीजिए, मिड कैप्स का भी नंबर आएगा। आज मिड कैप शेयरों को रखने वाले अपने पोर्टफोलियो में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। 2% मिड कैप इंडेक्स ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी इतनी ही तेजी शानदार बनती हुई दिख रही है इस वक्त। डाउ फ्यूचर सपाट है, यूरोप में सुस्त कारोबार है, लेकिन हम शुक्रवार के कारोबार की मजबूती का फायदा उठा रहे हैं। आज की सुस्ती से, फ्यूचर्स की सुस्ती से कहीं कोई दूर दूर तक फर्क पड़ता हो ऐसा दिख नहीं रहा। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन, किसी को कोई किसी तरह की कंप्लेन ऐसे सेशन से नहीं हो सकती दीप। वैसे संकेतों के साथ हम आखिरी 1.5 घंटे में उतर रहे हैं। बिल्कुल सर, तो जबरदस्त संकेत आते हुए दिख रहे हैं। और सर आज सुबह जो हम दो बातों पर बात कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही होते हुए दिख रहा है। एक नई ब्रेकआउट की हमने बात करी, देखिए ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी में है, और ब्रॉडर मार्केट की आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे सर, वैसा ही देखने को मिल रहा है। और आज कोई भी डिप नहीं आया है बाजार में, एक सीधी लाइन में बाजार ऊपर ही जाते हुए दिखा है। तो थोड़ा आज के एक्शन के बारे में समझाएं सर। दीप, बड़े दिनों बाद ऐसी मजबूती और ऐसी ताकत देखी। और आपको याद होगा आज 5 संकेत थे, 5 अच्छे जो पॉजिटिव थे, और सिर्फ एक संकेत जो था वायदा कारोबार का, वो हमने पुट कॉल रेशियो चूंकि बढ़कर आया था तो न्यूट्रल रखा। अदरवाइज सारे के सारे संकेत आप देखिए मजबूती की तरफ थे, और वो मजबूती दिख रही है। दमदार एफआईज के डेटा, दमदार घरेलू फंड्स के डेटा शुक्रवार के सेशन के। अमेरिका में उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी, डाउ की तरफ से तेजी करने का लाइसेंस। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? अब भी नहीं बढ़ेंगे तो कब बढ़ेंगे? और उसके बाद शुक्रवार से ही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी थोड़े एक्शन के संकेत दे दिए थे। 16,375 के लो पर काफी लोगों का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हुआ, लेकिन कोशिश हमने की उसे ठंडा करने की। आराम से रहिए, बने रहिए, डटे रहिए, घबराइए मत। खाली क्वालिटी चेक कर लीजिए, क्वांटिटी चेक कर लीजिए। जरूरत से ज्यादा लॉन्ग है, भाव के नजदीक आ रहा है तो कम कर लीजिए, ताकि आप आराम से बाजार की वोलेटिलिटी में से होल्ड कर पाएं। और क्वालिटी स्टॉक है तो कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। आप देखिए किस स्टाइल में मिड कैप शेयर। सबसे बड़ी चीज आज देखिए, सारे के सारे नए लिस्टेड आईपीओ हाल ही में पिछले 4-6 हफ्तों में जो आईपीओ लिस्ट हुए उनमें जो भयंकर तेजी होती हुई दिख रही है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो आपके स्टोव क्राफ्ट हो, मतलब एक के बाद एक सारे आईपीओ में जो तेजी बनती दिख रही है आज वो काबिले तारीफ है। एंजल ब्रोकिंग 10% के ऊपरी सर्किट पे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स लगातार पिछले हफ्ते हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया है, 9% मजबूत है। देवयानी इंटरनेशनल जो आपके कोस्टा कॉफी और पिज्जा हट का चलाने वाला काम करती है, वो 7% आज मजबूत है। कैम्प्लास सेनमार जैसा स्टॉक भी आज 6% मजबूत है। नजारा दौड़ रहा है। तो आप देखिए अक्रॉस नए आईपीओ में तगड़ी खरीदारी होती दिख रही है। तो ये रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट है जो फंड की तरफ है। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर खरीदारी कोई रिटेल इन्वेस्टर्स की नहीं है,
यहाँ पर खरीदारी फंड्स की है, HNIs की है, जो इन IPO में इनिशियल सप्लाई खत्म हो जाने के बाद अब एक बड़ी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी आज मूड बनाने वाली है। निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तो जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो अच्छे हैं ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है दीप, वो तो बहुत मजबूत है ही। लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में रौनक लौटी है वो काफी लोगों के चेहरों पर आज मुस्कुराहट लेकर आएगी, ये साफ है। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया संकेत हैं आज आपकी शुरुआत करने के लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया संकेत हैं और अच्छी शुरुआत हो रही है क्लोजिंग शो की। तो चलिए फिर इस एक्शन को आगे बढ़ाया जाए और जान लेते हैं कौन से खबरों वाले शेयर्स पर आपको रखनी है नजर और आने वाले दिनों के लिए कहां पर दिखेंगे अहम इवेंट्स पर एक्शन। मानसी और वरुण दोनों हमारे साथ हैं तैयार। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज एक तो भारतीय एयरटेल 2.5 से 3.5 के बीच इन्वेस्टर कॉल पर हमारा फोकस रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर आज के लिए। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया और जिंदाल स्टील एंड पावर बोर्ड मीट्स को लेकर दोनों ही कंपनियां फोकस में हैं। बैंक ऑफ इंडिया 3000 करोड़ के QIP के इशू प्राइस पर निर्णय के लिए बोर्ड बैठक हो रही है और जिंदाल स्टील एंड पावर फंड जुटाने के लिए एक बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। कल 31 अगस्त के दिन Q1 GDP के आंकड़े आएंगे। वहीं बाजार बंद होने के बाद MSCI रीबैलेंसिंग लागू होने जा रही है। टाटा स्टील और हैवेल्स का वेट जिसमें बढ़ेगा तो रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC का वेट कम होगा। SRF बोनस शेयर जारी करने पर कल बोर्ड बैठक कर रहे हैं। वहीं इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स OFS जो आज रिटेल निवेशकों के लिए खुला है, कल नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुल जाएगा। फ्लोर प्राइस 140 रुपए तय किया गया है। PLI स्कीम के तहत KSM यानी कि मटेरियल्स और API और साथ ही मेडिकल डिवाइस के घरेलू उत्पादन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने की डेडलाइन जो है 31 अगस्त यानी कल का दिन होगा। अशोक लेलैंड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसे शेयर कल एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। 1 सितंबर के दिन सेबी के पीक मार्जिन नॉर्म का जो 4th फेज है वो लागू हो जाएगा 1 सितंबर को। वहीं अगस्त ऑटो बिक्री के आंकड़े भी इस दिन आते हुए दिखेंगे। वेदांता FY22 के पहले अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने जा रही है, रिकॉर्ड डेट जिसकी 9 सितंबर होगी। वहीं स्पार्क पूंजी जुटाने को लेकर 1 सितंबर को बोर्ड बैठक करेंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने 1 सितंबर से कार के लिए ऑन डैमेज कवरेज जरूरी किया है। कार खरीदने पर 5 साल का इंश्योरेंस जो है वो 1 सितंबर से जरूरी हो जाएगा। IPO लिस्टिंग्स होंगी AMI ऑर्गेनिक्स की और साथ ही विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड की। तो दोनों IPOs पर फोकस रहेगा। 1 से 3 सितंबर तक के IPO खुलेंगे और साथ ही OPEC प्लस की बैठक जो कि 1 सितंबर से होने जा रही है उस पर भी नजर रहेगी। तो ये है आपके लिए ढेर सारे ट्रिगर्स जो आपके लिए मानसी ने रखे हैं। लेकिन आइए खबरों वाले शेयर भी जान लेते हैं। वरुण हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन दिखाए बाजार खुलने के बाद। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो सबसे पहले हमने जो आपको खबर दी कि GNFC को लेकर कि चीन, जापान और कोरिया से इंपोर्ट होने वाले टॉलुइन डी आइसोसाइनाइड के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी की जांच है वो शुरू हो चुकी है और DGTR ने इसके ऊपर जांच शुरू की है। GNFC ने इसकी शिकायत की थी, तो इसके चलते इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी है। वहीं पेपर स्टॉक्स यहाँ पे JK पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर और बाकी पेपर्स के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर के अनकोटेड पेपर कॉपियर पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो अभी जारी रहने वाली है। वित्त मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो इसका इम्पैक्ट पेपर स्टॉक्स पे देखने मिल रहा है। मारुति सितंबर से कंपनी जो है वो गाड़ियों के दाम बढ़ाने वाली है, ये कंपनी ने डिस्क्लोजर दिया है। लागत के बढ़ोतरी के चलते ये गाड़ियों के दाम जो है वो कंपनी बढ़ाने वाली है। अलग अलग मॉडल्स पे अलग अलग दाम बढ़ेंगे। टाटा मोटर्स ने नेपाल में सफारी लॉन्च कर दी है और इसकी कीमत जो है 81.99 लाख है, ऑलमोस्ट 82 लाख। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, इस कंपनी ने स्टील स्ट्रिप्स के साथ एक करार किया है। रोलिंग और राउंड बार के लिए करार जो है वो इस कंपनी ने किया है। अक्टूबर से 3 साल के लिए ये करार जो है वो किया गया है इस कंपनी की तरफ से। मैन इंफ्रा कंपनी को मुंबई में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है, मुंबई के चेंबूर इलाके में ये मिला है और इससे कंपनी को करीब 3000 करोड़ रुपए की आय होने वाली है, ऐसे कंपनी ने कहा है। अनुपम रसायन जापान की एक कंपनी है, उससे इस कंपनी को करीब 135 करोड़ का ऑर्डर मिला है। रामकृष्ण फोर्जिंग, इस कंपनी को 12 करोड़ का ऑर्डर मिला है। उसका इम्पैक्ट LNT कंस्ट्रक्शन को बेसिकली 1000 से 2500 करोड़ के रेंज में अलग अलग कारोबार में ऑर्डर मिले हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया, इस कंपनी को कनाडा में एक दवाई की मार्केटिंग के लिए अप्रूवल मिला है। ये दवाई का बेसिकली अर्थराइटिस का जो पेन होता है उसके लिए दवाई इस्तेमाल होती है। गोल्डम इंटरनेशनल, 13 सितंबर को बोर्ड की बैठक है, यहाँ पे बायबैक पे कंपनी विचार करने वाली है, उसका इम्पैक्ट स्टॉक में 8% की तेजी है। और महिंद्रा CI
करीब 34,70,000 शेयर्स के बड़े सौदे हुए इस कंपनी में। 221 के भाव के आसपास ये सारे सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए आज रहेगा एक्शन इन खबरों के दम पर सारे स्टॉक्स में। आइए बढ़ते आगे, बैक टू बैक ढेर सारे बिगुल आपके लिए तैयार हैं और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज एक स्पेशल पिक के साथ, बिगुल किरण जी के लिए स्पेशल पिक का, और उसके बाद वागले साहब भी बैक टू बैक है तैयार। किरण जी नमस्कार, बताइए क्या है आपके पास खास विशेष शो की शुरुआत करने में ही? अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। और सभी दर्शकों को जन्माष्टमी के अवसर पे बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए अनिल जी, जो ब्रेकआउट है बहुत ही स्ट्रांग है, और शुक्रवार के दिन हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में मैंने कहा था कि अगर 36,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलेगा तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा, काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी। जिस तरीके से एक्सिस बैंक ने 6 महीने के ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, ये 1 और 2 दिन का नहीं है, ये 1 हफ्ते के लिए और ये पूरे सितंबर सीरीज के लिए ब्रेकआउट है। बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 770 का फ्यूचर्स के लिए, 786 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज के लिए टारगेट 800 के आसपास रहेगा, कल के लिए 820, और 820 के आसपास अगर और डिमांड बनती रही तो मेरा मानना है कि ये ऑल टाइम हाईज लेवल क्रॉस कर देगा, और 865-70 के टारगेट्स ये सितंबर सीरीज के लिए रहेंगे। तो मेरा मानना है कि जरा सा लंबा नजरिया रखना चाहिए, और अगर ऑप्शंस के जरिए कामकाज करना है तो 770 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 2950 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 25 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की सलाह होगी। मुझे लगता है कि 770 का कॉल ऑप्शन आपको इस महीने के एंड तक लगभग 50 रुपए के ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 5 रुपए का रिस्क है, लगभग 20 रुपए का रिवॉर्ड है, तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रणनीति भी रहेगी इधर। तो खरीदारी करने का है, एक्सिस बैंक में बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। इस बड़े ब्रेकआउट के लिए हो जाइए तैयार। 784 के आसपास खरीदना है, 770 का स्टॉप लॉस, 800 820 के टारगेट, 770 का कॉल ऑप्शन भी आप खरीद कर सकते हैं ट्रेड। ये राय किरण जी की तरफ से। वागले जी तैयार है, वागले साहब के बाद श्रीकांत जी भी। आइए बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, फार्मा में कुछ होते हुए मुझे दिख रहा है। डिवीज में एक मूव ऑलरेडी आ गई, 100 रुपये ऑलरेडी ऊपर है जब से ब्रेकआउट आया है, और वही ब्रेकआउट अभी टोरेंट फार्मा में आया है। 3135 3133 का करंट भाव है, यहाँ पर बाय करें। मुझे ज़्यादा गिरावट लगती नहीं है, 10 रुपये नीचे आ सकता है, वहाँ पर ऐड करें। 3100 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके नीचे आएगा तो काट लें। ऑन द अपर साइड 3200 तक के लेवल्स मुझे लगता है कल सुबह तक ही मिलने चाहिए। टोरेंट फार्मा, ये है वो स्टॉक जो पसंद है वागले साहब को, और 3100 के स्टॉप लॉस से खरीदिए 3200 के टारगेट के लिए। आज और कल के लिए हो सकता है जल्दी काम हो जाए। फार्मा शेयरों में फिर से रौनक लौटती दिख रही है। वागले साहब को पसंद है टोरेंट फार्मा। सचिन जी को क्या पसंद है ये भी जान ले, बिगुल उनके लिए BTST का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, जी बिजनेस के पूरे परिवार को जन्माष्टमी उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड जिस तरीके से मार्केट इवॉल्व हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर ध्यान आपको अभी निफ्टी ऑटो पे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 महीनों में एक दबाव था, मुझे लग रहा है कहीं जाकर यहाँ पर भी एक बॉटम के संकेत नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से इसका डेली स्ट्रक्चर है, लगभग 18 दिनों की लगातार एक लोअर टॉप लोअर बॉटम सीक्वेंस होने के बाद वहां पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। तो मुझे लग रहा है हाल फिलहाल में ही, इनफैक्ट इमीडिएटली ही निफ्टी ऑटो में लगभग 600-700 पॉइंट का उछाल आ सकता है। तो उसी लिहाज से जो स्टॉक मेरे रेडार में है वो है मारुति।
अगर ओवरऑल इसका भी स्ट्रक्चर देखें तो काफी समय के बाद यहाँ पर एक रिवर्सल फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हुआ है, जिसका कंफर्मेशन आज के सत्र में आ चुका है। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा रिबाउंड हो सकता है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये स्विंग होना चाहिए, जो लगभग 7060 के आसपास प्लेस्ड है। सो ट्रेडिंग के लिहाज से आपको स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 6720 का। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 6900 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 7060 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। खरीदारी करनी है मारुति के फ्यूचर्स में। बिल्कुल अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे ऑटो स्पेस में, पर अब लग रहा है कि ऑटो और स्पेशली मारुति में बाउंस बैक का समय है। आज सुबह जय की भी जन्माष्टमी पिक था मारुति ही। आइए अब एक बिगुल अनिल जी के लिए, देखते उन्हें क्या बाजार में पसंद आ रहा है कल के 2000। जी सर। बिल्कुल दीप, मेरी भी यहाँ पर खरीदारी करने की राय है, और खरीदारी करनी है आपको वायदा कारोबार के एक शेयर में, और वो है नाम इंडिया फ्यूचर्स। निप्पॉन लाइफ मैनेजमेंट यहाँ पर निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, इसे खरीदारी करने की राय है। स्टॉक बहुत ही बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। अच्छा करेक्ट होने के बाद फिर से तेजी की तैयारी में। आज एक बड़ी एनालिस्ट मीट भी है, कौन कौन भी है, जिसमें आगे की इनकी योजनाओं पर आपको पता चलेगा, प्लान्स पर पता चलेगा। लेकिन आप देखिए आज सुबह से HDFC म्यूचुअल फंड हमारे सारे एक्सपर्ट्स के रडार पर आता हुआ दिख रहा है, वहां पर उनकी खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। म्यूचुअल फंड बिजनेसेस में जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। पहला, बाजार की तेजी में अब फिर से इनके फ्लोज काफी जबरदस्त बढ़ रहे हैं। दूसरा, जो कुछ ऑलरेडी इनके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसकी प्राइसेस बढ़ रही है, 17,000 की निफ्टी होती दिख रही है, उससे इनकी फीस बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के स्टॉक्स री-रेट होते हुए दिख रहे हैं, और हमें लगता है ये स्टॉक भी कमाल कर सकता है। 414 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करें, 427 का पहला छोटा टारगेट रखें, 434 और 439 के दो और टारगेट आगे रखें। इवेंचुअली जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदना चाहते हैं, वो 475 के टारगेट के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, क्योंकि अब ये FNO का हिस्सा हो चुका है 2-1 सीरीज से, तो आप फ्यूचर्स में भी खरीद सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से 427, 434, 439 का टारगेट। दूसरा काम आप कर सकते हैं, और वो ये 420 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए, जो लगभग 19-20 रुपए के आसपास आपको मिल रहा होगा। 420 का कॉल ऑप्शन, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है 13 रुपए का। टारगेट रखिए 26, 32, 38। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं आपको, 420 का कॉल ऑप्शन 19-20 रुपीज के आसपास खरीदिए। 13 रुपीज 13 रुपए का स्टॉप लॉस है। 26, 32, 38, ये 3 टारगेट के लिए आप ऑप्शंस के जरिए भी कर सकते हैं खरीदारी। तो जो आपको ठीक लगे, डायरेक्टली फ्यूचर्स अपने रिस्क के हिसाब से या फिर ऑप्शंस के लिहाज से, म्यूचुअल फंड स्टॉक सारे बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं, और यहां पर आपके लिए खरीदारी करने का मौका बन सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे, और कुछ फ्रेश कॉल्स, बेहतरीन कॉल्स आशु सर से भी ले ली जाए। उनके लिए बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर, आपकी फ्रेश पिक्स आज के लिए। अनिल जी, आज के लिए एक जो मैंने फ्राइडे को अनिल जी स्प्रेड्स दिए थे, वो एक लाइफ लाइन यूज करके दिए थे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। अनिल जी, स्टेट बैंक का स्प्रेड दिया था 400, 440। स्टेट बैंक का भाव था 412 रुपए, 420 रुपए हो गया है। अनिल जी, एक दूसरा स्प्रेड दिया था, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपसे जरूर पूछता कि आपको याद है कि नहीं, क्योंकि एक स्टॉक हट के दिया था कि वो भी किसी के रडार पे नहीं और जल्दी आ जाएगा। तो वो था अनिल जी TVS मोटर। उसका भाव था अनिल जी 510-11 रुपए, अभी वो 521 रुपए के भाव पे है। अनिल जी, तीसरा स्टॉक है जो अब नया स्प्रेड देने वाला हूं इस महीने का, वो है अनिल जी मैकडॉवल। मैकडॉवल की 700 रुपए की कॉल लेनी है, जिसका भाव चल रहा है अनिल जी 32 रुपए के आसपास। 700 रुपए की कॉल लेनी है, और अनिल जी 750 की 50 रुपए ऊपर स्ट्राइक की 2 कॉल बेचनी है, जिसका भाव चल रहा है 11.5 रुपए। अनिल जी, ये स्प्रेड बनेगा 8 से 9 रुपए 10 रुपए में। 713 रुपए का 14 रुपए का फ्यूचर ही चल रहा है मैकडॉवल। 800 रुपए तक सेफ है अनिल जी। मैकडॉवल में भी मुझे 40-50 रुपए की चाल लगती है, और उस मूव के लिए अनिल जी इस स्प्रेड के साथ प्ले करना है। हैविंग सेड दैट अनिल जी, मैं मूव्स के साथ ये बता रहा हूं, सितंबर मंथ बहुत ही एक्शन पैक्ड होने वाला है। जितनी आपको तेजी दिख रही है, उतनी ही वॉलिटिलिटी भी रहेगी, और अगर
पहले फर्स्ट हाफ तेजी का रहा तो सेकंड हाफ में एक मंदी भी आ सकती है, तो मतलब बहुत अच्छे से प्ले करना है इसको और बहुत ढंग से प्ले करना है, कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। एक और चीज अनिल जी, दो कैश के स्टॉक, एक स्टॉक अभी आप बात करें तो जोमेटो के अनिल जी पिछले हफ्ते जब हमारी बात हो रही थी 125 रुपए पे विद डेटा पॉइंट दिया था कि 1.25 लाख डिलीवरी पार्टनर्स 4 महीने में बढ़े हैं, एंकर इन्वेस्टर की सेलिंग अब्सॉर्ब हो गई और आज देखिए अनिल जी 6% ऊपर है। तो मैं आपकी बात फिर एक रिट्राइट कर रहा हूं कि आपने भी अभी जो बात की, तो ये जब इनिशियल सेलिंग अब्सॉर्ब होने के बाद जो भी स्टॉक्स हैं वो बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। और अनिल जी दूसरा कैश का स्टॉक डेल्टा कॉर्प है, वो भी बिल्कुल ठीक टिका हुआ है, इट इज इवनली पॉइज्ड, किसी भी वक्त वो अच्छा मूव दे सकता है। तो दो कैश के स्टॉक थे। मैकडॉवेल के बाद अनिल जी एक और फ्रेश कॉल है अनिल जी, एक लेगार्ड स्टॉक के अंदर। अभी ऑटोस की बात चल रही थी अनिल जी, नॉर्मली जो मेरा थ्योरी होती थी कि मैं लेगार्ड्स में ना कभी नहीं करता था, लेकिन अब पिछले दिनों में कुछ देखा कि एक नंदी के बाद वो लेगार्ड्स भी अपनी मूव दिखाते हैं, थोड़ा बहुत चलते हैं, तो मिस नहीं करना चाहिए, मतलब कोई परमानेंट उनसे स्ट्रिक्ट नो नहीं रहनी चाहिए। तो अनिल जी वो स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज भी अनिल जी मतलब बहुत ही लेगार्ड है, यही 55-60 के भाव के बाद 180-90 दिखाता है, 200 तक भी शायद गया था और वहां से नीचे आ जाता है। तो अनिल जी सबसे अच्छी चीज इसके फेवर में है कि लोअर एंड पे खड़ा हुआ है अपनी रेंज के जो पिछले दिनों में बनाई। तो अनिल जी इसको तरीका फिर ऑप्शन के थ्रू है, वैसे फ्यूचर का भाव 162 रुपए है, मैं तो बोलूंगा अनिल जी डिलीवरी ले सकते हैं तो कैश में लें, अदरवाइज अनिल जी इसकी 160 रुपए की कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 6-6.5 रुपए, 160 की कॉल, फ्यूचर का भाव चल रहा है 62-62.5 रुपए, और 175 की कॉल का भाव चल रहा है 1.25 रुपए। तो अनिल जी 1.25 रुपए में अगर दो बेचते हैं और एक 6.5 में लेते हैं तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी अनिल जी 4 रुपए। तो सिर्फ फ्यूचर से 1.5 रुपए प्रीमियम देके आप लॉट साइज खड़ा कर सकते हैं अगर जिसको बड़ा काम करना है, और 190 रुपए तक सेफ है अनिल जी। इसमें भी मुझे लगता है कि 15-20 रुपए की मूव आ सकती है अनिल जी। फिर आ सकती है का मतलब ये नहीं कि कंफर्म आएगी, महीना बहुत बड़ा है, ऑप्शन के साथ रहेंगे तो बेटर रहेगा। सो अनिल जी 4 स्प्रेड है जो इसके मंथ के मैंने बिगनिंग में दिए हैं, जो पहला स्टेट बैंक, दूसरा टीवीएस, आज अभी दिया है मैकडॉवेल, और चौथा है अनिल जी एक्साइड दिया है। तो ये चारों स्टॉक्स के साथ मुझे लगता है कि अनिल जी स्प्रेड बनाने चाहिए, महीना बहुत बड़ा है, बीच में आके अच्छे पैसे बनेंगे। और एक चीज अनिल जी, मुझे आईटी सेक्टर में थोड़ी गिरावट लग रही है, तो आईटी में थोड़ा सा हेज क्रिएट किया जा सकता है, सेंटिमेंटल इफेक्ट डॉलर रूपी का भी हो सकता है, ओवरऑल अनिल जी टॉपिक सिग्नल भी है। सो आईटी से मुझे लगता है कि इट कैन बी ए हेज सेल अगर किसी को करना है, बट जिस तरह से अनिल जी हम अक्सर मतलब ऑल्टरनेट डे पे मिलते ही रहते हैं, सो आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन आईटी ऑल्सो, जो मुझे टॉपिश दिख रहा है। आईटी पे थोड़ा सा सावधान रहें, बाकी खरीदें। और खरीदारी करने के लिए आज से 2 नए स्टॉक आते दिख रहे हैं, मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स और एक्साइड, ये दोनों स्टॉक है जहां पर ऑप्शंस के जरिए आप बना सकते हैं खरीदारी की पोजीशन। 16,900 के दर्शन कर लीजिए। इस वक्त निफ्टी पर नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है, ऐतिहासिक स्तर जो अब आज आपके सामने 16,905, ये है लाइफ टाइम हाई जो निफ्टी पर आपको नजर आ रहा है। तो जो लेवल्स आप सोचे वो होते दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी इस पूरे रनअप में 36,215 का 36,314 का हाई बनाया था, उसे पार करता हुआ 36,347। अगला टारगेट जो बैंक निफ्टी का बनेगा अब वो बनेगा 37,700 के आसपास का, जहां लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी का। 37,300 के आसपास लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है, 37,700 के आसपास लाइफ टाइम हाई इंट्राडे है। लेकिन 36,300 के आसपास का जो हाई बना था इस पूरे रनअप में, 7,500 की जब निफ्टी हुई थी मार्च 2020 में, तब बैंक निफ्टी ने जो लो बनाया वहां से भागते भागते यहां जो पहुंचा है 36,300 पर, इस पूरे रनअप का न सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स का हाई आप देख रहे हैं बल्कि बैंक निफ्टी का भी हाई देख रहे हैं। भले आप बैंक निफ्टी को ये कह सकते हैं भाई आप तो रिकॉर्ड से दूर हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है कि मार्च 2020 के लोज से बैंक निफ्टी अब इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये अब तक के हाईएस्ट सबसे बड़े लेवल्स हैं, इन पर नजर रखिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और वक्त है कुछ और बिगुल का। कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का बिगुल, और उसके बाद सुमित जी भी तैयार है। तो पहले चार्ट कॉर्नर, कुणाल जी, राकेश जी। बताएं सर। अनिल जी खरीदारी की राय है एक बैंकिंग शेयर पर, आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदारी की राय है, लेकिन अनिल जी उससे पहले बैंक निफ्टी के विषय में कहना चाहता हूं कि अनिल जी बैंक निफ्टी में असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट है, और जिस तरह की तेजी अब बैंक निफ्टी में बननी चाहिए मेरे अनुमान में, उसके बाद अनिल जी निफ्टी की तेजी फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 36,200 के एक मेजर हर्डल को पार किया है। कम से कम 1,500 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखेगी, और इसी बाबत हम लोग खरीदारी की राय दे रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में, जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी तेज होगी तो आईसीआईसीआई बैंक का तेज होना लाजमी है।
आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदारी करें। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बैंक निफ्टी तो एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट दिखा रहा है और गोली की तरह भागेगा। हमारी खरीदारी की राय है आईसीआईसीआई बैंक पर 708 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 745, दूसरा टारगेट 760 और एक बार 725 के लेवल्स कंफर्टेबली आते हैं तब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी खरीद की दाम पर ट्रेल करें। आईसीआईसीआई बैंक यहां से और तेज होने को तैयार है, 745 760 के टारगेट। और आप समझ सकते हैं अगर आईसीआईसीआई बैंक 5% और बढ़ेगा, बैंक निफ्टी 5% बढ़े तो बैंक निफ्टी के 5% बढ़ने का मतलब है 1500 पॉइंट, और 1500 पॉइंट का मतलब है लाइफ हाई के बेहद नजदीक। 37,700 का लाइफ हाई 1500 पॉइंट ही यहां से दूर है, 1300 पॉइंट 1400 पॉइंट दूर है। तो यहां की तैयारी होती दिख रही है। एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की भी तैयारी, लेकिन उससे पहले सुमित जी हैं तैयार सुपरहिट के साथ। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो स्टॉक अभी चलने को तैयार है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 43 रुपए 40 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अब यहाँ से मोमेंटम बनना चाहिए और ऊपर में मेरे को लग रहा है कि 48 रुपए तक के लेवल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 41 रुपए 50 पैसे के आसपास है, तो वो स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 46 रुपए से लेकर 48 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 44 का कॉल लेने का सलाह रहेगा, जो भी 1 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। नीचे में 1 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 3 रुपए से लेकर 4 रुपए तक के टारगेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 44 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वो स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है सुमित जी की तरफ से। ये आपके लिए जबरदस्त एक्शन वाला स्टॉक आता दिख रहा है। 46 और 48 का टारगेट, 41 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी, ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। लगातार एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं बाजार और अब 16,916 ये लाइफ हाई बनता हुआ दिख रहा है इस वक्त आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। चेतन भूटानी हमारे संवाददाता हमारे साथ है तैयार। बताइए चेतन, क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास? सर, ये जो खबर है ये 2 व्हीलर कंपनीज के लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है। हमारे जो सोर्सेज हैं हमको बता रहे हैं इनफैक्ट कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने ऑटो कंपनीज को 2 व्हीलर मोबाइल एम्बुलेंस, या जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में 2 व्हील फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल्स को बनाने की अनुमति दे दी है। इनफैक्ट अभी आपको कुछ टाइम पहले याद होगा हीरो मोटोकॉर्प ने अभी 60 ऐसे व्हीकल्स बनाकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट भी करे थे। रोड मिनिस्ट्री ने जो फैसला लिया है वो 2 पहियों पर एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड बनाने का फैसला है। ये 2 जो छोटे और संकरी कलियां होती हैं जहां पर बड़ी बड़ी ट्रक फायर ब्रिगेड के नहीं पहुंच पाते, वहां पर ऐसी बाइक्स बनाने का अनुमति मिली ऑटो कंपनीज को, ताकि ऐसी बाइक्स बने और रूरल एरियाज में जाकर अगर कोई फर्स्ट एड, मेडिकल इमरजेंसी या फिर फायर की कोई जरूरत है वो मेन फायर ब्रिगेड से कनेक्ट करके और इंजन की पावर से, उसमें पानी से या फिर ऑक्सीजन की मदद से वो आग बुझाने में सक्षम रहेगी। इनफैक्ट जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 2 पहियों वाली फायर ब्रिगेड छोटे रूरल एरिया में जाने में काफी सक्षम रहेगी। तो ये काफी कामयाब प्रोजेक्ट रहेगा। भारत सरकार का ऑर्डर अगर ये मिलता है कंपनीज को तो डेफिनेटली जैसे कंपनीज हमारी आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, ये 3 से 4 कंपनीज है जो मेजॉरिटी मोबाइल एम्बुलेंसेस बना सकती हैं। एंड देखा जाए तो ये डोमेस्टिक कंपनीज के लिए भी बहुत अच्छी खबर है और ये रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, ताकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मोबाइल एम्बुलेंसेस भी स्टेशन कर पाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग खबर आती हुई दिख रही है अनिल जी, और जैसा चेतन बता रहे हैं रूरल एरियाज में हेल्प है, बल्कि मुझे तो लग रहा है सर जो क्राउडेड अर्बन एरियाज हैं वहां पर भी अगर छोटी फायर्स हो, स्मॉल यूनिट्स में हो तो उसके लिए भी ये काफी बड़ी हेल्प हो सकती है। बट कैसे देखें सर इस खबर को? इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आते हुए दिख रहा है सर। जी दीप, एक्चुअली मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ ये तो मुंबई जैसे शहरों के लिए तो मतलब वरदान है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मतलब जिन्हें हम हाईवे कहते हैं वो मतलब हमारी जो दिल्ली वाले सारे कुणाल जी, राकेश जी, आशु मदान साहब,
वो इधर आते हैं मुंबई में तो हंसते हैं, अच्छा ये तुम्हारा हाईवे है, मतलब हमारे यहाँ तो इसकी गली, हमारे यहाँ की गलियां इससे बड़ी होती है, लेकिन जब है जैसा है वैसा है, मुंबई के हाईवे ऐसे ही है सर। मतलब वहां पर जब जाम होता है तो कई बार ऐसा दर्द होता है, तकलीफ होती है, पीछे से सायरन की आवाज आ रही है, एम्बुलेंस अटकी पड़ी है, निकल नहीं पाते हैं। तो ये तो मतलब इवन बड़ी सिटीज के लिए मतलब बहुत बड़ी खबर है कि 2 व्हीलर एम्बुलेंसेज होगी। लेकिन इस पर दीप आप और विशेषकर एक हमारे किरण जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। ये खबर जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव मेरे हिसाब से किसी एक कंपनी के लिए होगी, वैसे तो 2 व्हीलर पर सभी बना सकते हैं, लेकिन वो है बजाज ऑटो। सिर्फ और सिर्फ बजाज ऑटो पे फोकस करिए। और वो क्यों? क्योंकि 2018 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, बजाज ऑटो ने ऑलरेडी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के लिए बजाज ऑटो ने V15 करके एक एम्बुलेंस की शुरुआत की थी। तो बजाज ऑटो की ऑलरेडी तैयारी है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो मिलेगा वो बजाज ऑटो को मिलेगा। तो बजाज ऑटो के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। तो दूसरे भी आएंगे धीरे धीरे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बजाज ऑटो की तो मेरे ख्याल से पहले से तैयारी। और शायद मुझे जहां तक याद है उस समय फ्लड वाली सिचुएशन हुई थी और तब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बजाज ऑटो को अनुमति दी थी, एक V15 करके उन्होंने ये कहा था कि आप बजाज V15 उसका नाम रखा था कि आप ये एम्बुलेंस लॉन्च कीजिए। और उस समय एम्बुलेंस से काफी काम भी आई थी। तो ये एम्बुलेंसेस काम आएगी, फायर ब्रिगेड के तौर पर काम आ सकती है, छोटी गलियों में जाने के लिए, दूर दराज के इलाकों में, दोनों तरह से फायदा होगा। एक रिमोट एरिया जहां पर आप आसानी से आप ये कहें कि गाड़ियां नहीं जा सकती या जाने में मुश्किल होती है, या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा बना के रखना मुश्किल काम है, मुझे लगता है उससे ज्यादा सिटी एरिया में फायदा होगा, जहां छोटी जगह है, जहां फायर ब्रिगेड्स को जाने में मुश्किल है, जहां आपके एम्बुलेंसेज को जाने में मुश्किल है, वहां पर ये बड़ी काम आती हुई दिखेगी। तो बड़ी खबर है ये बजाज ऑटो। जरा इसके चार्ट्स पर पहले एक बार मैं राय लेता हूं किरण जी से, किरण जी का फेवरेट स्टॉक। किरण जी, बड़ी खबर है बजाज ऑटो के लिए, बाकी ऑटो स्टॉक्स के लिए भी, 2 व्हीलर्स के लिए भी। चार्ट देखिए इसके। बिल्कुल अनिल जी, चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं तो लगभग 3650 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक बजाज ऑटो एकदम सेफ हैंड्स में है। छोटा सा करेक्शन आ चुका है, पर मेरा मानना है कि जिस तरीके से ये चार्ट पैटर्न पैंड है, मेरा मानना है कि इधर से लगभग आपको 3950 4000 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। में जो शिकार हो जाते हैं लोग, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में मुश्किल होती है, ये ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कर चुके हैं। टीवीएस मोटर्स 2 व्हीलर स्टॉक पसंद किया था आशुष सर ने भी, एक बार उनसे भी इस पर राय ली जाए। आशुष सर, बड़ी खबर आती दिख रही 2 व्हीलर कंपनियों के लिए, बजाज ऑटो ऑलरेडी इस तरह की एम्बुलेंसेज बनाकर काम कर चुका है, कैसे देखते हैं आप इस खबर को, क्या इंपैक्ट होगा? अनिल जी देखिए, अभी तो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में कोई इतना आसान नहीं है कि 2 व्हीलर पे एम्बुलेंस करना। अनिल जी, यहाँ तो मतलब एक पेशेंट होता है तो उसके साथ 3 तो अटेंडेंट होते हैं हमारे यहाँ, और कौन लेके जाएगा, कौन कैसे करेगा, किस हालत में है। सो अनिल जी थोड़ा मुश्किल है कहना, मतलब इट इज मोर ऑप्टिमिज्म इसमें ज्यादा है, और प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल होगा देखने का, मतलब इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट डेफिनेटली अनिल जी सेंटिमेंटल इफेक्ट पॉजिटिव है, हमारा तो वैसे ही पॉजिटिव व्यू चल रहा है कि सितंबर वुड बी द मंथ ऑफ ऑटोज। सो आई थिंक इस तरह की न्यूज डेफिनेटली हेल्प करती है। बिल्कुल, तो बजाज ऑटो आपके लिए बड़ी खबर ये आइए 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी तैयार है, लेकिन 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी रुक सकती है सेठी साहब नहीं। 2:31, ठीक 1 मिनट लेट सेठी साहब से मुलाकात करने का वक्त। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब नमस्कार, स्वागत है। बताएं सर, 2 स्टॉक दोनों कैश वाले, अंदाज लगा रहा हूं मतलब आजकल आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया अनिल जी, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है, और आजकल तो मिड कैप में वापिस से एक अच्छी खासी तेजी है, जो मैं पिछले वीक से ही कह रहा था और हमने देखा भी है। कल भी देखिए यूएस में फ्राइडे को रसल 2000 में 3% की तेजी हुई है, जो वहाँ का मिड कैप इंडेक्स है। तो हम भी यहाँ पे भी एक मिड कैप में बहुत ही तगड़ी एक मूव देख रहे हैं। मुझे लगता है मिड कैप स्टॉक्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, और वहां से 2 स्टॉक्स मैंने पिक किए कैश मार्केट से। और एक और अंदाज लगा रहा हूं कि 2 में से एक स्टॉक के टारगेट तो सेम डे ही हासिल हो जाएंगे, जैसा कि आजकल रोज हो रहा है, और दूसरे के टारगेट 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो शुरुआत कीजिए सेठी साहब, बताइए आज की पहली पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की पहली पिक है एक बहुत ही दमदार स्टॉक है। स्टॉक का नाम है नियोजन केमिकल्स, जो कि अभी 960 के लेवल पे ट्रेड होता है। नियोजन NEOGEN इस नाम से ये NSE में ट्रेड होता है।
ये कंपनी केमिकल्स और कंपाउंड्स बनाती है फार्मा इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकेमिकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वाटर ट्रीटमेंट, फिर कंस्ट्रक्शन और एरोमा केमिकल्स, इस तरह के कारोबार में ये कंपनी है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है जो कि 28 देशों को एक्सपोर्ट करती है, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी सभी कंट्रीज है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18-19% के, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 17-18% का, पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 71% और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 64% की हिस्सेदारी है और एक एफआईएस भी इसमें अराउंड 18.8% स्टेक ओन करते हैं। मालाबार इंडिया फंड उसमें प्रोमिनेंट 4.39%। इस स्टॉक को इन 965 के आसपास खरीदने की सलाह है। 1010 का मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है, 940 का स्टॉप लॉस रखना है। तो 40 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय यहां पर आपके लिए आती हुई दिख रही है। नियोजन केमिकल स्टॉक में तो जबरदस्त तेजी है। नियोजन केमिकल ये है, मेरे ख्याल से जैन साहब ने भी रिकमेंड किया हुआ इसको। अपने जेम्स सर टारगेट बढ़ाओ ना, ये 1000 के नजदीक तो पहुंच ही गया। 1010 अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको, 2 में से 1 तो आज ही हो जाएगा। तो आज ये हुआ समझो, थोड़ा जिनको 2-3 दिन रखना है उनके लिए टारगेट बढ़ाइए सर। हाँ बिल्कुल अनिल जी, देखिए हाल ही में ऐसे ही हो रहा है। वो स्टोव क्राफ्ट मुझे याद है अभी 800 रुपए के लेवल पे अनिल जी रिकमेंड किया था और मैंने 850 के टारगेट दिए थे। आज तो कमाल ही कर रहा है स्टॉक, 950-970 के लेवल आ गए उसमें। तो अनिल जी इसमें भी जिनको रखना है पोजिशनली 1050 तक के लेवल्स के लिए बिल्कुल वेट कर सकते हैं। ओके, तो ये है, आप रखना चाहें तो रख भी लें और पोजिशनली भी यहाँ से और बड़ी तेजी, बढ़िया तेजी बनेगी। नियोजन केमिकल पसंदीदा स्टॉक सेठी साहब का। सेठी साहब दूसरा स्टॉक बताओ सर। दूसरा स्टॉक भी अनिल जी कमाल का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है BEPL, जो कि अभी 187-88 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड, जो कि BEPL के नाम से ट्रेड होता है, लीडिंग ABS बनाने वाली कंपनी है। ये जो ABS जो प्रोडक्ट है ये ऑटोमोबाइल और होम अप्लायंसेस इनमें काम आता है और हम देख रहे हैं होम अप्लायंसेस की कंपनी के तो बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस आ रहा है। वैसे ही ऑटो सेक्टर भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो ABS की डिमांड भी जबरदस्त है और प्राइजेस भी बहुत ही अच्छे बढ़े हैं इन क्वार्टर्स में। तो उसका परफॉर्मेंस, उसका बिल्कुल इम्पैक्ट परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा और दिखा भी है। और इसी तरह की इनकी जो पीयर कंपनी है, 2 ही कंपनियां हैं भारत में। दूसरी कंपनी है इनियोस स्टायरोल्यूशन, वो आज 7-8% वो भी स्टॉक आज चला हुआ है। मुझे लगता है ये सेक्टर, ये जो स्पेस है बहुत अच्छा करना चाहिए। ऐसे भी माना जा रहा है कि कोरिया से भी इसकी सप्लाईज जो है वहां पे कुछ डिस्ट्रप्शन के कारण भी कुछ प्राइजेस बढ़े हैं। बाकी जून क्वार्टर भी दमदार था। इस कंपनी का 77 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल जून क्वार्टर में -1 मतलब 1 करोड़ का नुकसान था। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 35% के, रिटर्न ऑन इक्विटी है 49% के, जीरो डेट कंपनी और पिछले 5 साल का पैट का कैगर है 83% का। और इस कंपनी में तो अनिल जी जून क्वार्टर में एफआईआई ने भी चेक इन किया है, मतलब 1% की हिस्सेदारी थी एफआईआई की मार्च क्वार्टर में, जो बढ़ के जून क्वार्टर के जो रिपोर्टिंग हुई है वो 2.6% पे आ गई। मुझे लगता है ये स्टॉक भी शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा करना चाहिए। इसमें मेरे शॉर्ट टर्म के टारगेट है 205 के, स्टॉप लॉस रखना है 180 रुपए। 180 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म टारगेट 200 रुपए के आपके लिए। बंसाली इंजीनियरिंग में पहले भी सेठी साहब की तरफ से कई बार ये रिकमेंडेशन लिस्ट में आया भी और हर बार इसने अपने टारगेट हासिल किए हैं। बहुत ही तगड़ी यहाँ पर एक्शन बंसाली इंजीनियरिंग पर होती हुई रिकमेंडेशन होती हुई सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब शुक्रिया इन बेहतरीन पिक्स के लिए। तो डीप अब 2:30 बजे की तैयारी कर ली जाए। बिल्कुल सर, 16,900 के पार पहली बार बाजार गए तो आपका व्यू तो जानना ही है। चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर सबसे ज्यादा एक्शन भारतीय बाजारों में है। ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो इंडियन मार्केट्स ने आज क्लियरली आउट परफॉर्म करा है। ग्लोबल पिक्चर में अगर आपको बताऊं, सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स थोड़ी नरमी में है, रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे हैं। अभी अगर आप देखें तो 15-20 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स का भी बिल्कुल वैसा ही हाल है सर। यूरोप में भी ठीक ठाक शुरुआत आई है, कोई रनअवे गेन्स नहीं है। 0.2-0.3% की तेजी यूरोप में दिख रही है। और एशिया की बात करें तो हांगकांग 0.5% ऊपर था, जापान 0.5% ऊपर था, चीन एकदम फ्लैट बंद हुआ है। थोड़ी मुनाफा वसूली आप कच्चे तेल और सोने में देख रहे हैं, बट रुपया बड़ी स्ट्रेंथ आज आपको दिखा रहा है। बताएं सर क्या करना चाहिए इस समय?
तेजी दीप सिर्फ तेजी और तेजी, और सबसे बड़ी बात यह कि 11,700 11,725 के ऊपर बिल्कुल खुला नीला आकाश है। मतलब कहीं कोई दूर दूर तक है ना, वो क्या कहना चाहिए, कोई मतलब सपोर्ट ही नहीं, मतलब एकदम ही ऊपर से ऐसा निकला है कि मैं क्या बताऊं आपको। तो यहाँ से भी मतलब अब कितना ऊपर जा सकता है, क्योंकि हम ये लेवल से पहली बार देख रहे हैं, तो क्या बोलें। लेकिन हाँ, इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो मैं आपको बता सकता हूँ 11,700 11,725, यानी कि यहाँ से 150-200 पॉइंट नीचे अब मजबूत सपोर्ट है। यानी कि अगर आप लॉन्ग हैं तो आपके लिए जो रिस्क है वो सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट की है, 200 पॉइंट की मैक्सिमम। 11,700 के नीचे उसकी रिस्क अभी नहीं दिख रही। तो अब लाइफ टाइम हाई के आसपास आप 1% की, माफ कीजिएगा 16,700, तो 16,700 तो यानी कि 150-200 पॉइंट के रिस्क तो आप लेकर चलेंगे। तो मेरे ख्याल से 16,700 अब आपका स्टॉप लॉस हो गया, और ऊपर की तरफ के टारगेट जो बन रहे हैं 17,000 का पहला टारगेट बनता हुआ दिखेगा। और दीप उसके बाद यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि कुछ बड़े टारगेट और आने की तैयारी में हैं। और ये बड़े टारगेट उस लिहाज से आएंगे, आप देखिए हमने जो शो किया था आप और हम दोनों ने मिलकर, बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे, उसमें जो टारगेट हमारा निकल कर आया था वो 17,650 का आया है, राइट। तो आप 2% अप एंड डाउन वो मार्जिन ऑफ एरर ले लें, यानी कि लगभग 2% का मतलब 350 पॉइंट, 350 पॉइंट का मतलब हो गया 17,300। तो 17,250 17,300 तक की राह तो खुलती हुई दिख रही है। हो सकता है थोड़ा सा वक्त 16,900 17,000 के आसपास निफ्टी बिता है, और तब बैंक निफ्टी आपको कैचअप करने की कोशिश करे, और 17,000 के पार निकलने के बाद निफ्टी 300 से 600 पॉइंट की और तेजी दिखा सकता है। तो फिलहाल आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आपके लिए कमजोरी का संकेत पहला तभी आएगा जब निफ्टी 16,600 के नीचे बंद हो। जब तक 16,600 के नीचे बंद नहीं हो तब तक आपको सोचना भी नहीं कि कमज़ोर है, यानी कि 300 पॉइंट का क्वेश्चन है 2% का, और 300 पॉइंट का क्वेश्चन है 600-700 पॉइंट की तेजी की जगह बनती हुई दिख रही। तो निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें, 17,000 के नज़दीक पहुंचने पर प्रॉफिट बुक कर लें, 16,975 17,000 के आसपास वो आप कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री करनी है तो यहाँ से अगर 16,800 825 के आसपास का लेवल मिले वहाँ पर आपको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। ये तो बात होगी आपके लिए निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी डीप ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग बेसिस पर भी एक ब्रेकआउट देने को तैयार है। 36,170 ये अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है मार्च 2020 के लोज के बाद निफ्टी की। आज उसके ऊपर हम बंद होने के तैयार हैं। 36,314 ये हाईएस्ट इंट्राडे लेवल था, आज उसके ऊपर निकल गए। तो दोनों ब्रेकआउट जो बैंक निफ्टी के आपको चाहिए थे वो दोनों ब्रेकआउट मिल गए। अगर बैंक निफ्टी की सुबह की स्ट्रेटेजी पर कोई शॉर्ट है तो उन्हें शॉर्ट काट कर डबल लॉन्ग कर लेना चाहिए, क्योंकि 36,300 के ऊपर बैंक निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट बैंक निफ्टी को पहले 36,700 800, उसके बाद 37,200 300, और उसके बाद 37,600 से 37,700 की तरफ ले जाने को तैयार है। यानी कि 400 से लेकर 1200-1300 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी करने को तैयार होता दिख रहा है। आज बैंक निफ्टी में इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पर बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी बनाए रखें और खरीदें। निफ्टी के मुकाबले में अब भी 2% बढ़ने के बावजूद भी आज फ्रेश ब्रेकआउट चूंकि बैंक निफ्टी में आया तो वहाँ पर खरीदारी का मौका अभी भी बन सकता है। तो ओवरऑल दीप बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे जो बुल मार्केट के टारगेट्स हैं 17,650, 19,020, 20,400 और 21,080, ये सारे के सारे टारगेट्स इंटैक्ट है। बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे, तो 17,650, जैसा कि हमने शुरू से कहा 2% इतने बड़े इंडेक्स में आपको हम प्योरली कैलकुलेशन बेसिस पे कर रहे हैं, तो 2% का आपको प्लस माइनस का एरर लेकर चलना है। बाकी सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। जी दीप। बिल्कुल, तो सब कुछ परफेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है, और बड़े ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। और जैसा अनिल जी ने कहा, हमने कुछ समय पहले ही बात भी करी थी बाजार के टॉप को लेकर, तो अभी तो और अपमूव बाकी है। सर, अगर इतनी अपमूव बाकी है बाजार में और इतना बढ़िया एक्शन है, त्योहार का दिन है, नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी एक स्पेशल पिक तो बनती है बाजार के नए रिकॉर्ड को सेलिब्रेट करने के लिए, और हमारे व्यूअर्स के लिए जन्माष्टमी के लिए भी एक स्पेशल पिक तो दें सर। ओके, ठीक है दीप, एक काम करिए फिर स्पेशल पिक के लिए 2 मिनट का समय दे दें, और आप एक सवाल तब तक आशीष सर से ले लेते हैं, आशीष सर को पूछ लेते हैं उनके कोई अपडेट है। और वो मैं देखिए एक सवाल आशीष सर से भी इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे मालूम है आशीष सर थोड़ा समय लगाते तो मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त ज़्यादा मिल जाएगा। तो आशीष सर आपके कोई अपडेट्स हैं तब तक बताएं, तब तक दीप ने जो कहा है तो मैं कोई नई पिक सोचता हूँ, स्पेशल पिक यहाँ पर इस वक्त क्या हो सकती है। जी अनिल जी, एक ही अपडेट है जो आपने सुबह एक बार रिफ्रेश भी किया था,
जो परसों बात हुई थी कि 35,900 अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा तो फिर एक बड़ी तेजी बन जाएगी, और वो सुबह भी 35,900 क्रॉस कर गया था। तो मुझे लगता है कि अनिल जी देखिए अब ट्रेड वही है। अभी भी मैंने कहा कि जैसे उथल पुथल जरूर होगी सितंबर में, लेकिन अनिल जी निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में बिल्कुल भी 500-500 पॉइंट की मंदी भी बैंक निफ्टी में आई है, लेकिन शॉर्ट कॉल आई थिंक किसी ने भी नहीं दी है। वो इसी वजह से क्योंकि वो इंडेक्स में कुछ भी उल्टा करना इस वक्त डेंजरस है। इंडेक्स बहुत ही स्ट्रांग हैंड्स में और रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर ध्यान रखिए अनिल जी। देखिए मिड कैप चले हैं, लेकिन फिर भी एक ना प्राइसिंग वाली मिड कैप की बात होती है जो हायर प्राइस है। मतलब अगर कुछ पसंद है, टाटा कम्युनिकेशन, रूट मोबाइल, एमटा टेक, ये न्यू एज वाले सारे अनिल जी ठीक हैं, लेकिन अभी भी जो ट्रेडिशनल मिड कैप्स हैं अनिल जी, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ये मूव आया है, इसको यूज करें और धीरे धीरे कम अपनी पोजीशन कम करें, और कॉम्प्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए अनिल जी, क्योंकि जो फेवरेट्स होते हैं ना, पब्लिक रिटेल फेवरेट मिड कैप्स, उनमें उसमें अभी भी वो ट्रैक्शन नहीं आई है जो हम देखना चाहते हैं। हालांकि आप और मैं हम जरूर बात करेंगे, आप 5 स्टॉक बोलेंगे, मैं 5 स्टॉक बोलूंगा कि ये सब अच्छे चले हैं, बट जो पॉपुलर मिड कैप्स है उन्होंने उसमें अभी भी मतलब वो जो हाई से काफी नीचे हैं। तो मेरा मानना है कि उसमें धीरे धीरे करके जो अपमूव आ रहा है, आप पोजीशन हल्की करिए, आपको सितंबर मंथ में ही फिर जरूर मौका मिलेगा नीचे का। आपके लिए राय इस वक्त। आइए चार्ट कॉर्नर का बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर। देखिए अनिल जी बैंकिंग फ्लेवर पे है, और ये स्टॉक पिक भी बैंकिंग स्पेस से है। स्टॉक है फेडरल बैंक, जो कि बिल्कुल भी चला नहीं है। एक नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल निफ्टी इसमें फेडरल बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक भी एक बड़ा उछाल 85-88 तक का उछाल दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए नीचे बैंक्स के अलावा और कहीं देखना ही नहीं है, केवल फोकस करना है बैंक्स पर। और फेडरल बैंक में डबल बॉटम पैटर्न बना है, इसके 60 मिनट चार्ट्स पर बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और जिस तरह का स्ट्रक्चर है ये स्टॉक सीधा 86 और 88 के लेवल्स दिखाएगा, तो यहां पर बाय करके चलें। पहला टारगेट ये 86 रुपीस का, दूसरा टारगेट 88 रुपीस का, स्टॉप लॉस रखना है 79.5 पर फेडरल बैंक में खरीदारी की राय। बिल्कुल, तो फेडरल बैंक में है खरीदारी की राय। एक एक करके बैंक्स पर आप ब्रेकआउट देख रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर सुमित जी की कॉल आई थी, एक्सिस आईसीआईसीआई हमारे एक्सपर्ट्स को है पसंद, और अब आपको फेडरल बैंक पर भी रखनी है नजर। देखते हैं सचिन जी के रेडार पर है कौन सा स्टॉक। बिगुल उनके लिए बीटीएसटीटी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर एक कैश स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगा। काफी सारे मिड कैप काउंटर्स हैं जो अपने डिमांड जोन के नजदीक आ चुके हैं, एंड वहां पर ही कई जाकर उनके रिवर्सल्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं। तो स्टॉक है टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड। एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है एक कंटिन्यूएशन पैटर्न से। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अराउंड 1560 के आसपास के स्विंग्स काफी जल्दी बनने चाहिए, बट पोजिशनली यहाँ पर भी 1640 के आसपास के टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन होगी। स्टॉप लॉस आपको काफी छोटा लगाना है, अराउंड 1410 का खरीदारी करनी है टीसीआई एक्सप्रेस कैश सेगमेंट में। टीसीआई एक्सप्रेस पर करनी है आपको खरीदारी। आज सुबह हम मैनेजमेंट से भी बात कर रहे थे, काफी बुलिश उन्होंने अपने व्यूज भी दिए हैं आगे जाकर ग्रोथ को लेकर। अगर इकोनॉमी 10% ग्रो करेगी तो कंपनी 20% से ज्यादा ग्रो करेगी, ये उन्होंने कहा था। तो नजर रखिए टीसीआई एक्सप्रेस, यहां पर आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। पर एज प्रॉमिस्ड अनिल जी तैयार हैं अपनी स्पेशल जन्माष्टमी पिक के लिए। आइए बजाते हैं उनके लिए एक बिगुल। खरीदारी की राय है दीप, और खरीदारी की राय है जी खरीदारी की राय है आपके लिए बीएससी पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है। मेरा फेवरेट स्टॉक हमेशा से रहा है, 400 रुपये से लगातार हम रिकमेंड कर ही रहे हैं, और अब फिर से रिकमेंडेशन लिस्ट में आता हुआ दिखा है। अच्छी बात है कि बढ़िया तेजी दिखाने के बाद इसमें जो बाजार में अभी थोड़ा मूड मिड कैप शेयरों को लेकर थोड़ा सा जो कमजोरी वाला हुआ था, तो उसमें काफ़ी कुछ करेक्शन भी आ चुका है। करेक्शन आने के बाद बढ़िया एक्शन में वापस से आता दिखा है। अच्छा, इसमें आपको याद होगा 400-500 रुपये के आसपास तो हम लगातार 600 रुपये के आसपास वैल्यूशंस, कैश रिच कंपनी,
CDSL और साथ ही स्टार म्यूचुअल फंड में इनमें जो इनकी स्टेक है उसका वैल्यूशन, अच्छा खासा कैश जो पड़ा है, वो सबके दम पर रिकमेंड कर रहे थे BSE को, राइट। 800-900 रुपये के बाद से हमने रिकमेंड करना शुरू किया इसको कि NSE का स्टॉक किस तरह से ट्रेड हो रहा है ऑफ मार्केट में। और अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ दीप, हमने NSE के स्टॉक की ट्रेडिंग की बात की थी 2000, 2100-2200 इस लेवल के आसपास तक की हुई है। अब आज जो खबरें आ रही है वो खबरें ये आ रही है कि NSE के स्टॉक की जो ट्रेडिंग हो रही है 2900 से लेकर 3200, 2900 से लेकर 3200 के रेंज में ट्रेड हो रही है। और काफ़ी कुछ बड़े फंड्स हैं, कुछ बड़े ब्रोकर हैं जो अपना कुछ लॉट बेच रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने फ्लोर प्राइस 3000 रुपये के आसपास रखी है। जितना बेचना है उससे कहीं ज़्यादा बुक बनती हुई दिख रही है। अब आप सोचिए, अगर NSE का स्टॉक 2000 के मुकाबले में 3000 में ऑफ मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो उस लिहाज से कंपैरेटिव वैल्यूशंस आप BSE के देखेंगे तो जब तक NSE के वैल्यूशंस बढ़ते रहेंगे, BSE के वैल्यूशन भी इन कंपैरिजन बढ़ते ही रहेंगे। और देखते हैं फाइनली क्या प्राइस पर इश्यू आता है, क्या कुछ होता है। तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट NSE के स्टॉक को लेकर होता हुआ दिख रहा है। और NSE का स्टॉक अब ऑफ मार्केट में 3000 के आसपास इसके ऊपर ट्रेड कर। आई डोंट नो, एक बार जरा हमारे सारे पैनलिस्ट को दिखाइए, अगर किसी को कुछ अंदाजा है, कुछ किसी को पता है कि किस प्राइस के आसपास NSE का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो एक बार मैं जरा इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहता हूँ। काफ़ी कुछ आपके ये आशु सर JM फाइनेंस का भी नाम आ रहा है कि शायद उन्होंने कुछ इस तरह की डील्स कराई हैं। कुछ आइडिया दे सकते हैं किस लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है सर? अनिल जी, जो लास्ट सुनने में आया 2800 से 2900 जो आपने बिल्कुल भाव बोला है, 3000 से ऊपर का तो नहीं, बट डेफिनेटली 2800 से 2900 की रेंज है, जिसमें फ्रेश ऑफरिंग्स भी अवेलेबल हो रही हैं और जो ऑफ मार्केट डील्स हो रही हैं वो डेफिनेटली 2800 से 2900 में हो रही हैं। जी, बंसल जी भी कुछ बताना चाहते हैं, अपडेट बंसल जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, मैं तो काफी दिनों से अपडेट देना चाह रहा था। जब अनिल जी ये BSE सबसे पहले आपने रिकमेंड किया था, उसके बाद मैंने और कुणाल जी ने भी रिकमेंड किया था, और आपने अनिल जी 2-3 बार इसको कंपेयर करा था NSE के प्रीमियम से। तो कुछ धुरंधर लोग ट्विटर पर अनिल जी बोलते थे कि तुम भी पागल, तुम्हारा बॉस भी पागल। अब अनिल जी खुद ही वो लोग BSE को अब रिकमेंड कर रहे हैं, जब नीचे रिकमेंड करा था। और अनिल जी 2800-2900 के अराउंड इसका प्रीमियम है। और अनिल जी एग्जैक्ट प्रीमियम बता पाएंगे मेरे मित्र कुणाल जी, जो नीले कुर्ते में बैठे हैं, जो कि NSE के शेयर को अनिल जी होल्ड भी कर रहे हैं। अरे वाह, बताएं कुणाल जी डिस्क्लेमर के साथ। अनिल जी देखिए, डिस्क्लेमर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अनिल जी मुझे हाल का प्रीमियम नहीं पता है। आखिरी जो भाव मुझे पता है वो 2450 रुपए का है। तो अब आप बता रहे हैं तो अनिल जी मैं तो खुश हो रहा था कि 2900-3000 हो गया है, तो मुझे हाल का दाम नहीं पता अनिल जी। नहीं, 2900-3000 100% हो गया। आप खुश हो जाइए, जितना होना चाहें। और आज तो वैसे भी आपने कुर्ता पहना हुआ है। कुर्ते का सबसे बड़ा फायदा है कि आप कितना भी फूलें फिर भी कुर्ते में आप एडजस्ट हो सकते हैं। लूज है ना, तो आपकी खुशी कुर्ते में समा जाएगी। आराम से खुश हो जाइए कुणाल जी, बहुत ही बढ़िया। आपके इन्वेस्टमेंट्स आप ही की तरह फल रहे हैं, फूल रहे हैं, हमें इस बात की खुशी है। तो बाय द वे, तो हम BSE की बात करें, ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है। यहां से भी 1400 और 1500 रुपए, ये दो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से टारगेट लेकर चलिए। 1400 और 1500 रुपए के जो लोग ट्रेडिंग के लिहाज से खरीद रहे हैं, 1145 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर का टारगेट 1220 और 1240, 2-3-4 दिनों के लिए। अगर आपको सिर्फ ट्रेड करना है 1220, 1240 के टारगेट के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आप इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखिए। 1400, 1500 रुपए आपने देखा वेदांता में हर भाव पे हम अपना टारगेट बढ़ाते गए, स्टॉक बढ़ता गया। वैसे ही BSE में हर भाव में टारगेट बढ़ाते गए, स्टॉक बढ़ता गया। तो इसे बेचना नहीं है, सिर्फ टारगेट रिवाइज करने। अभी 1400 और 1500 के टारगेट रखिए, होल्ड करिए आराम से, कोई चिंता की बात है नहीं। एक बार चूंकि बात निकली चार्ट्स पर, तो राय ले ली जाए। सुमित जी, BSE के चार्ट्स देखिए जरा। अनिल जी, स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। 1200 का लेवल जैसे ही क्रॉस करता है तो उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम और बढ़ेगा और फिर ऊपर में 1250, 1290 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकते हैं। और लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में स्टॉक 1400 रुपए तक के लेवल दिखाएगा। तो फिलहाल 1250, 1290 के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में BSE में दिखाई दे रहे हैं, जो कि मेरे को लग रहा है जल्दी आने वाले दिनों में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय BSE पर। 1250 तक के टारगेट्स जल्दी ही आने की तैयारी में है सुमित जी के लिहाज से। तो ये है आपके लिए बहुत बढ़िया सिस्टम है। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। एनमी की तरफ से, एसोसिएशन ऑफ NSE मेंबर्स ऑफ इंडिया,
यहाँ इनकी तरफ से कुछ खबरें आती हुई दिख रही है। जरा मैं ये खबरें पढ़ दूं कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं। कुछ T+1 सेटलमेंट को लेकर कोई खबरें आती हुई दिख रही है। खबरें ये है कि ब्रोकर्स के संगठन एनमी ने प्रस्तावित T+1 सेटलमेंट को लेकर चिंता जताई है। आपको याद होगा नए मार्जिनिंग सिस्टम जो 1 सितंबर से लागू हो रहे हैं उसमें मार्जिन आपके जल्दी फ्री हो जाए, उसको लेकर शायद T+1 सेटलमेंट लागू करने की बात की जा रही। तो एनमी ने एक चिट्ठी लिखी है। उनका ये कहना है कि T+1 सेटलमेंट लागू करने में काफ़ी टेक्निकल और ऑपरेशनल, तकनीकी तौर पर और कामकाजी तौर पर काफ़ी दिक्कतें हैं। ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होगी और लोगों के कामकाजी घंटे भी बढ़ाने होंगे ये, और साथ ही फॉरेन इन्वेस्टर्स जहाँ मतलब जैसे अमेरिका में दिन है हमारे यहाँ आते हैं वो उल्टा चलता है, तो उनके लिहाज से भी थोड़ा सा दिक्कत होने की बात हो सकती है। प्लस उनका यह भी कहना है T+1 से MSCI एमर्जिंग इंडेक्स में भारत का वेटेज भी घट सकता है। क्या बात है। तो ये सारी बातों को लेकर ब्रोकर्स के संगठन एनमी ने चिंता जताई है और उन्होंने ये एक चिट्ठी लिखी है। ये है आपके लिए बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही। तो ये बड़ा एक्शन आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। तो कुछ न कुछ बड़ा एक्शन होता हुआ दिख भी रहा है। T+1 आशुतोष कुछ आइडिया है कब से T+1 लागू होने वाला है? क्या वाकई में तैयारी है या दिक्कतें काफी हैं? अनिल जी, पिछले दिनों में कुछ दिक्कतें मतलब जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की आई थी उसके चलते मुझे लगता है कि एनमी ने प्रेजेंट किया होगा कि आने वाले टाइम में और टाइट हो जाएगा, क्योंकि जरा सी डिले होती है उसका रेपरकशन होता है। लेकिन उसके बाद का अनिल जी कोई मेरे पास अपडेट नहीं है इस पे। तो ये है आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त होता हुआ, इस पर नजर रखिएगा। आइए कुछ और हमारे रिसर्च टीम भी हमारे साथ जुड़ने वाली है और कुछ बेहतरीन आपके सामने लिंक्स भी हम लेकर आएंगे। एक्शन इस बीच 1200 के पार निकलता हुआ बीएसई का स्टॉक अब 1200 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। 1170-75 के आसपास हमने रिकमेंड किया था, यहां से और तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। तो एक बार जरा इस पर भी नजर रखिए। आइए एक और स्पेस पर नजर रखिए, वो है गैस से जुड़े हुए स्टॉक्स। एक्शन में फिलहाल गैस के दाम बढ़े हैं, किसने बढ़ाएं, कितने बढ़ाएं, क्या होगा असर? वरुण दुबे हमारे साथ तैयार हैं इन सारी डिटेल्स के साथ। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो जितनी भी गैस कंपनियां हैं वो लगातार अपने दाम बढ़ा रही है। इसके पहले आपने देखा था कि गुजरात गैस ने अपने दाम बढ़ाए थे, एमजीएल ने दाम बढ़ाए थे और अब आईजीएल ने दिल्ली और उसके आसपास के जो रीजन से यानी कि एनसीआर में गैस के दाम जो है वो बढ़ा दिए हैं। सीएनजी के दाम में करीब 90 पैसा प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है और पीएनजी के दाम में ₹1.25 प्रति SCM के आसपास की बढ़ोतरी की गई है। और देखिए ये पहली बार नहीं है जो इन्होंने दाम बढ़ाई, ये साल में तीसरे बार है जब आईजीएल ने दाम बढ़ाए हैं। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो मार्च में दाम बढ़ाए गए थे, उसके बाद जुलाई में दाम बढ़ाए गए थे और उसके बाद अब दाम बढ़ाए गए हैं। मार्च में करीब 70 पैसे के आसपास दाम बढ़ाए गए थे, जुलाई में 90 पैसे और अब फिर 90 पैसे के आसपास दाम बढ़ाए गए हैं। अब ये दाम बढ़ाने के काफ़ी सारे कारण हैं। देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो एलपीजी के दाम है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो इंपोर्टेड एलपीजी के दाम है, दरअसल होता यह है कि जितने भी डोमेस्टिक गैस है वो पर्याप्त नहीं हो रही है कि ओवरऑल वॉल्यूम जो है उसको कहीं ना कहीं केटर करने के लिए, इसके लिए इन कंपनीज को इंपोर्ट करना पड़ता है। और जो इंपोर्टेड एलपीजी रहती है, एलएनजी रहती है, माफ कीजिएगा, जो एलएनजी रहती है वो डोमेस्टिक गैस से करीब 7 या 8 गुना महंगी रहती है। तो वो दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसके लिए इन कंपनियों को दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब इतना इंपोर्ट क्यों करना पड़ रहा है इसको भी आपको समझना होगा। दरअसल जो गैस है उसकी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि पेट्रोल और गैस के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो वो लगातार बढ़ते जा रहा है। मार्च में अगर आप देखेंगे तो सीएनजी और पेट्रोल के बीच का जो डिफरेंस था वो करीब 48 रुपीज़ के आसपास था और इस दौरान ये बढ़ के करीब 57-58 रुपीज़ के आसपास हो गया था। और इसके लिए आपने देखा कि गैस की जो खपत है वो लगातार बढ़ते जा रही थी और इसके लिए कहीं ना कहीं इन कंपनीज को जो एलएनजी है उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा था और अब ये दाम जो है इन्होंने बढ़ा दिए हैं। इनफैक्ट मुझे याद है हमारे चैनल पे आईजीएल का मैनेजमेंट आया था और क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि अक्टूबर से हो सकता है कि 40-50% के आसपास जो नई गैसेस है उसके दाम बढ़े, तो उस पर मैनेजमेंट ने कहा था कि अगर $1 भी गैस के दाम बढ़ते हैं तो इनको करीब 4 से ₹4.5 प्रति केजी के आसपास सीएनजी के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। यानी कि 1.8 MMBTU के आसपास जो दाम थे वो अगर 40-50% बढ़ गए, यानी कि करीब $1 के आसपास की बढ़ोतरी होगी, तो करीब 4 से ₹4.5 के आसपास इनको बढ़ाने पड़ेंगे। यानी कि ये जो गैस प्राइस हाइक हुई है ये फाइनल नहीं है, इसके आगे आपको और गैस प्राइस हाइक जो है वो देखने मिल सकती है। जाहिर सी बात है मार्जिन्स में तो इन कंपनीज के फ़ायदा होगा ही, क्योंकि जो डिफरेंस है पेट्रोल और गैस के बीच में अभी भी वो दुगना है।
तो नजर रखिए इन कंपनीज पर। पिछले हफ्ते गुजरात गैस ने अपने दाम बढ़ाए थे, इस हफ्ते आईजीएल ने बढ़ाए हैं। ग्लोबली नेचुरल गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं और अक्टूबर में जब प्राइस रिविजन होगा तो एक बड़ा अपसाइड वहां पर भी आते हुए दिख सकता है। किरण जी, कोई राय आईजीएल के चार्ट पर सर? दीप, आईजीएल का चार्ट अगर देखते हैं तो मेरा मानना है कि एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बन रहा है। अभी भी कोई संकेत नहीं है ऐसे बड़े तेजी के, पर मीडियम टर्म अगर चार्ट देखते हैं तो एक बड़ा ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म होता नजर आ रहा है। उसका ब्रेकआउट काफी ऊपर है, अभी सपोर्ट्स के नजदीक है, तो थोड़ा सी गिरावट पे ऐड करने की सलाह होगी। करंट लेवल से 500 ये एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। ब्रेकआउट की वैल्यू लगभग 580 के आसपास है, तो मेरा मानना है कि नीचे में आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। जब ये और ऊपर जाएगा और ब्रेकआउट देगा तब एग्रेसिव होकर बाय करके चलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आईजीएल पर आती हुई। जिस पत्र की हम अभी बात कर रहे थे, एनमी की तरफ से लिखा गया है T+1 सेटलमेंट को। क्या है पूरी डिटेल्स, क्या चाहती है एनमी, क्या है समस्याएं? हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ हैं इस वक्त शामिल कार्यक्रम में फोन लाइन पर। ब्रजेश, बताइए क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, ये जो T+1 का प्रस्ताव जो लाया जा रहा है, एक तरह से सेबी की जो समिति ने सिफारिश की थी, ये एनमी की चिट्ठी जो है वो उसके थोड़ा सा विरोध में है। वो ये कह रही है कि T+1 सेटलमेंट अगर लाया जाएगा तो कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि पे इन पे आउट का जो सिस्टम है वहाँ उसको लेकर सबसे ज्यादा समस्या होगी, क्योंकि इतने कम समय में इसको पूरा कर पाना कठिन हो सकता है। और साथ ही ये कह रहे हैं कि ब्रोकर्स को काफी और कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही बैंक और डिपॉजिटरीज जो है उनके कामकाज के घंटे भी और बढ़ सकते हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो एफपीआई को लेकर के है। ये एफपीआई जो अलग अलग टाइम जोन में काम करते हैं, अगर ग्लोबल कस्टोडियन है और लोकल कस्टोडियन, अगर ग्लोबल कस्टोडियन से लोकल कस्टोडियन को कंफर्मेशन नहीं मिल पाता है सौदों के बारे में, तो उस स्थिति में क्या दिक्कत नहीं पैदा हो जाएगी। एक और बात कही गई है कि यहाँ पर प्री फंडिंग मार्केट जैसी व्यवस्था जो है शायद लानी पड़ेगी उस स्थिति में। और एक बात और जो इन्होंने उठाया है वो ये कहा है कि T+1 आने की वजह से जो MSCI इमर्जिंग इंडेक्स है उसमें मुमकिन है कि भारत का वेटेज घट जाए, और इस आधार पर भी इसमें खामी गिनाई गई है कि ताइवान में ये लागू किया गया था लेकिन ये चल नहीं पाया और फाइनली T+2 पर उनको लौटना पड़ा। तो ये जो इनकी एनमी की जो समस्या है जी ब्रजेश, हाँ, तो एनमी की जो ये समस्या है ये तो है ही। बाकी ये जो हमें समझ में आ रहा है कि अभी ये प्रस्ताव भले ही एक तरह से पास हो गया हो, और हो सकता है आने वाले हफ्तों में हम देखें कि एक सर्कुलर भी इस पर सेबी की तरफ से आ जाए, लेकिन जो अमल का मामला उसमें कई सारी दिक्कतें हैं जो उठाई गई हैं, जिनका सोल्यूशन आने में कम से कम जो है ये समझा जा रहा है कि ये साल के अंत तक ही पूरा सिस्टम जो है जा करके रेडी हो पाएगा। तो ब्रोकर्स ही नहीं, बाकी और जो दूसरे एंड हैं वहां पर भी इसको अमल में लाने में दिक्कतें बताई गई हैं। लेकिन जैसा कि होता है कि जब भी कोई नई चीज लागू होती तो दिक्कतें पहले गिनाई जाती हैं और चीजें जो है वो बाद में धीरे धीरे स्मूथ हो जाती हैं। तो इसमें भी शायद इसी तरह की चिंता जो है वो एनमी की तरफ से रखी गई है। ब्रजेश, कुछ अंदाजा है? ब्रजेश, कुछ अंदाजा दे सकते हैं कब से लागू करने का मन बना रहे हैं एक्सचेंजेस T+1? देखिए, अभी जो हमें समझ में आ रहा है कि कम से कम 2 से 3 महीने तो एक्सचेंजेस से ज्यादा जरूरी ये होगा कि जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उनकी तैयारी होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। और वहां पर एक तरह से जो तकनीकी बदलाव कर रहे हैं, और तकनीकी बदलाव करने के बाद जो टेस्टिंग करनी होती है उसमें कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त जो है लग सकता है। इसके बाद एक्सचेंजेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो चुनाव करें कि आखिर कौन से शेयर किस एक्सचेंज को T+1 में रखना और किसको नहीं रखना है। अब अगर एक ये भी है कि अगर ज्यादा एफपीआई होल्डिंग वाले स्टॉक अगर रखते हैं एक्सचेंज, तो एक्सचेंज के लिए खुद के लिए भी वहां पे मुमकिन है कि थोड़ा उन्हें नुकसान हो, क्योंकि हो सकता है कि एफपीआई वहां पर ना जाए। तो या तो फिर ये पॉसिबिलिटी ऐसी समझी जा रही है कि जो थोड़े लो एफपीआई वाले स्टॉक हैं शायद उनका चुनाव किया जाए। हालांकि ये सब चीजें हैं, थोड़ा अभी पिक्चर क्लियर होने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर अमल की बात करें तो साल के अंत होते होते तक ही हम इस पर अमल देख सकते हैं, क्योंकि तैयारियां जो हैं वो काफी सारी करनी पड़ेंगी इसको लेकर। यह है आपके लिए बड़ी खबर इस वक्त। अगर आप ब्रोकिंग के बिजनेसेस हैं, इसमें जुड़े हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रेडिंग में हैं, इन्वेस्टमेंट में हैं, तो T+1 को लेकर एनमी की तरफ से चिट्ठी। बढ़ते आगे, सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट के साथ।
बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 86 रुपीज 40 पैसा। स्टॉक का नाम है सनफ्लैग आयन, जिसका सिंबल है सनफ्लैग। स्टॉक के अंदर एक गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला और आज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पिछले करीब 6 से 7 दिन के बाद आज स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म करी है और पिछले 6 से 7 दिन के हायर लेवल्स पे आ चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 92 रुपए से लेकर 95 रुपए तक का मूव जल्दी ही हफ्ते भर के अंदर सनफ्लैग के अंदर देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करें, नीचे में 81.50 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 92 रुपए से लेकर 95 रुपए तक के लेवल जल्दी ही स्टॉक के अंदर देखने को मिलना चाहिए। 81.50 का स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो सनफ्लैग आयन इसमें भी आ रहा है ब्रेकआउट और नजर रखिए इस काउंटर पर तेजी बन रही है। रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज में स्टोवक्राफ्ट सेठी साहब की पसंद 15% ऊपर, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 10% ऊपर, सोना बीएलडब्ल्यू 7.5% ऊपर है, देवयानी नजारा यहां पर भी अच्छी तेजी बन रही है और जोमैटो इस पर भी आप रखिए नजर, 6% ऊपर है जोमैटो। बल्कि क्या चल रहा है जोमैटो में, आइए इसके बारे में एक बार जानते हैं वरुण के साथ। वरुण है हमारे साथ तैयार। वरुण बताइए क्या है लेटेस्ट जोमैटो के लिए। देखिए दीप, आपको याद होगा जब इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी तो दमदार लिस्टिंग हुई थी, लोग इस कंपनी को लेकर काफ़ी बुलिश थे। हालांकि 23 अगस्त को जो एंकर अलॉटमेंट होता है उसका 1 महीना पूरा हो गया था। उसके बाद लोग कहीं ना कहीं मान के चल रहे थे कि जितने भी एंकर इन्वेस्टर्स है वो शायद यहाँ पे बिकवाली करेंगे और उसके चलते आपने स्टॉक में प्रेशर भी देखा। कहाँ 140 के आसपास पहुंच गया था ये स्टॉक, वहां से 125 120 के लेवल तक टूट गया था। क्यों? क्योंकि करीब 186 एंकर इन्वेस्टर्स थे, जिससे ये कंपनी ने करीब 4200 करोड़ के आसपास जुटाए थे। जाहिर सी बात है 76 के रेट पे इनको दिया गया था और वहां से 140 रुपए तक आ गया, तो ये एंकर इन्वेस्टर्स जो है वो स्टॉक में बिकवाली करेंगे और वही हुआ और इसके लिए स्टॉक में गिरावट आई। लेकिन उसके पहले भी और उसके बाद भी जो ब्रोकरेज हाउसेस है वो इस काउंटर को लेकर काफ़ी बुलिश है। आज ही गोल्डमैन की एक रिपोर्ट आई है और उनको इस कंपनी का कारोबार जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। उन्होंने अपना कवरेज शुरू किया है, 180 के लक्ष्य के साथ उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को देखेंगे तो ये इस काउंटर पे सबसे ज़्यादा बुलिश है। इनका 220 रुपए का लक्ष्य जो है वो इस काउंटर पे है। इनका कहना है कि अन्य कंपनियों के मुकाबले उनको इस कंपनी के वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी आकर्षक लगते हैं और आगे मार्जिन्स पे काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा इनका कहना है और इसके लिए 220 के आसपास के लक्ष्य दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली भी इक्वल वेट के आसपास की रेटिंग दे रहा है, इनका 140 के आसपास का लक्ष्य है। फूड डिलीवरी में ग्रोथ जो है वो अंडर पेनिट्रेटेड है काफ़ी और इसके चलते आगे आपको पेनिट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, मुझे याद है यूबीएस ने भी करीब 170-180 के आसपास के रेट दिए थे, टारगेट दिए थे। तो जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस है वो करीब 180 से 200 के आसपास के लेवल्स के टारगेट इस काउंटर में देख रहे हैं। किसी को इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी लगती है, किसी को इस कंपनी के वैल्यूएशन अच्छे लगते हैं। नो डाउट जो एंकर इन्वेस्टर्स है उनकी बिकवाली के चलते काउंटर थोड़ा प्रेशर में आया था, उसके बाद अब बाउंस बैक देखने मिल रहा है आपको इस काउंटर पे। तो जोरदार बाउंस बैक है जोमैटो पे। एंकर इन्वेस्टर्स की जो बिकवाली थी वो हो चुकी है और अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आ चुके हैं। तो हमारे 150 रुपए के शॉर्ट टर्म टारगेट और 175 के आगे के टारगेट इंटैक्ट है। जोमेटो में खरीदारी कर अगर आप बैठे तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठें, कोई चिंता न करें, लेकर छोड़ दें, भूल जाएं आराम से। आइए बढ़ते आगे, एक स्पेशल पिक का बिगुल। क्या बात है किरण जी, आजकल बड़ी स्पेशल पिक देने लगे हैं। तो एक और स्पेशल पिक का बिगुल किरण जी के लिए, किरण जी की तरफ से आ रही कैश मार्केट का स्पेशल स्टॉक। बताएं किरण जी। अनिल जी, कैश का स्टॉक है जैसे आपने कहा, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है और बाय करना है KEI 770-772 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 750 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2 दिन में टारगेट्स लगभग आपको 830 से 850 के देखने को मिलेंगे, पर मेरा मानना है कि अगर 2 से 3 महीने का वक्त देते हैं तो 950 के मिनिमम पॉसिबल टारगेट डिलीवरी बेस देखने को मिलेंगे। तो KEI में खरीदी करने की सलाह होगी अनिल जी। ओके, तो KEI इंडस्ट्रीज यहां पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी, ये भी आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है काउंटर। तो जबरदस्त मूव आती हुई दिख रही है कुछ काउंटर्स में। इस बीच जरा एक बार भारतीय एयरटेल पर फिर से डालते हैं नजर। इन्वेस्टर कौन कॉल चल रही है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे और एक बड़ा अपडेट वहां से आपके लिए आते हुए दिख रहा है। सुनील मित्तल साहब ने 2 चीजें कही हैं, काफी सारी एक्चुअली अहम चीज कही है, पर 2 चीजें अभी थोड़ी देर पहले कही हैं जो काफी अहम है। उन्होंने कहा है कि दाम बढ़ाने की जरूरत है, इट्स हाई टाइम कि इस सेक्टर में दाम बढ़ाए जाएं और मोर इंपॉर्टेंटली 200 रुपए के आरपू एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो हर यूजर से उन्हें अर्निंग होती है उसका लक्ष्य सेट किया है साल के अंत तक, यानी आने वाले 6 महीने के लिए। और बड़ा उछाल आएगा
क्योंकि Q1 में इनका आरपू 146 था, तो 146 से बढ़ाकर साल के अंत तक ये कह रहे हैं कि 200 रुपए का इन्हें आरपू चाहिए। और इसलिए देखिए भारतीय एयरटेल वो कॉन कॉल में टेक अवेज आ रहे हैं, वहीं से आप देख रहे हैं स्टॉक में तेजी है, 4% ऊपर आपको ये काउंटर आते हुए दिख रहा है, 620 के लेवल पर पहुंचता हुआ इस समय। आशु सर भी है हमारे साथ और वो काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। आशु सर, कैसे देखें राइट्स इशू के बाद ये कॉन कॉल जो चल रही है, 200 रुपए के आरपू का टारगेट है, फिलहाल 146 पर है इस समय। देखो दीपांशु, अल्टीमेटली तो आरपू बढ़ाना ही पड़ेगा। आई थिंक दैट इज द ओनली वे। राइट्स इशू में कल से दीपांशु जब से न्यूज आई थी, बहुत लोग मैसेज करके कोई इसको पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहा था। मेरा मानना है कि अगर मैनेजमेंट 10% नीचे अंडरराइट कर रहा है किसी चीज को, तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव चीज है। बट अल्टीमेटली जो उससे उसके नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं होगा, मतलब फंड रेजिंग के जो पॉजिटिव होना है वो जब तक आरपू नहीं बढ़ेंगे। अब होता क्या है कि दीपांशु, ये जो कॉल चल रही है, मिस्टर सुनील मित्तल ने कई बार पहले भी ये इच्छा जाहिर की है और बोला भी है कि ऐसा होना चाहिए और होगा भी। अब होता कितना है, क्योंकि एक स्टेप तो अभी पीछे हुआ है, तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आई थिंक दैट इज द गेम चेंजर फॉर ऑल टेलीकॉम कंपनीज, जिसमें भारती लीड करेगा। बट उसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स को हमने पिछली कई बार आते हुए सुना है और उसमें एक स्पर्ट आता है और फिर वो वहां पे फिजल आउट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि इसकी एग्जीक्यूशन कब होती है, कैसे होती है, आगे पीछे करके होगी दीपांशु। तो मुझे लगता है कि इस इतना स्पर्ट आया, इसमें तो नहीं लेना चाहिए। वैसे हमने भारती में भी स्प्रेड दिया हुआ है क्लाइंट्स को इस बार का 600-640 का। बट मुझे लगता है कि अगर इस स्पर्ट में किसी ने मतलब इस न्यूज के चलते स्पर्ट में कोई फ्रेश बाइंग ना करे, फ्रेश बाइंग डिप्स में ही करें इसकी। बिल्कुल, तो इंतजार करें, अब फ्रेश बाइंग के लिए डिप का इंतजार करें। बट डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। एक तो 5G के उन्होंने टाइमलाइन दी है, वो एक बात है, बट मोर इंपॉर्टेंटली प्राइस हाइक्स को लेकर ये जो आरपू में बढ़ोतरी की उम्मीद जता रहे हैं, वो एक बड़ा फैक्टर है। तो इस पर रखिए नजर। थोड़ी देर में कुशल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो इस कॉन कॉल को सुन रहे हैं, तो वहां से कुछ और डिटेल्स हमारे लिए लेकर आएंगे, तो आपको लिए और कवरेज करेंगे भारती की। पर आइए तब तक एक काउंटर जबरदस्त एक्शन में है, अगेन एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी क्लीन साइंसेज, यहां पर क्या चल रहा है जानते हैं इसके बारे में आशीष चतुर्वेदी के साथ। आशीष बताइए। की लिस्टिंग है, जुलाई में ये स्टॉक लिस्टिंग हुआ था और अगर आप देखें तो रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन देखने को मिले थे, 900 इशू प्राइस था। वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक ने काफी बढ़िया रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है, 1474 के आसपास फिलहाल चल रहा है, काफी बढ़िया रिटर्न है। लेकिन खबरें और कुछ रिपोर्ट्स का असर यहाँ पर देखने को मिला है, जिसके चलते अगर आप देखें तो काफी बढ़िया तेजी यहाँ पर दिन के दौरान देखने को मिली थी। हालांकि ऊपरी तरफ से थोड़ा सा नीचे ये स्टॉक आया। अब खबर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने जो है HALS इस सेगमेंट में एंट्री की है। यह है हिंडर्ड अमाइन लाइट स्टेबलाइजर। इसका इस्तेमाल जो है वाटर ट्रीटमेंट, पेंट्स, कोटिंग ऐसे प्रोडक्ट्स में किया जाता है और दुनिया भर में अगर आप देखें तो $1 बिलियन का बड़ा मार्केट है इस केमिकल का। और सबसे बढ़िया बात यह है कि भारत में देखिए तो पहली कंपनी होगी जो इसका मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और FY23 के जो साल के दूसरे भाग से अगर आप देखें तो इस प्रोडक्ट का जो है कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा। और यूनिट 4 में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके क्षमता विस्तार करने जा रहे हैं, यानी यहाँ से अगर आप देखें तो निश्चित है कि इनकी टॉप लाइन में बढ़िया इजाफा देखने को मिलेगा। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि मोतीलाल ओसवाल की भी एक बढ़िया रिपोर्ट आई है, जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है और 1700 यानी इशू प्राइस से अगर आप देखें तो लगभग दुगनी जो अपसाइड वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और जो कमेंट्री में पूरी रिपोर्ट में पढ़ रहा था बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रही है। ये कह रहे हैं कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखें तो ग्लोबल लीडर है। कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पर इन्हें वर्ल्ड में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तक की पोजीशंस पर है और अच्छा खासा मार्केट शेयर ये होल्ड करते हो। लगातार इनका मार्केट शेयर है वो बढ़ता जा रहा है। काफी सारी केमिकल कंपनीज के लिए दरअसल प्रॉब्लम ये होती है कि चाइना एक बड़ा थ्रेट होता है कि वहां पर प्राइसिंग को लेकर थोड़ी सी भी कुछ दिक्कतें होती है, तो यहाँ पर कंपनीज को असर पड़ता है। रॉ मटेरियल सोर्स करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन क्लीन साइंस के लिए अगर आप देखें तो चाइना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर वो एक्सपोर्ट करते हैं। 37% आय जो है उनकी चाइना से आती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। पिछले 5 साल में क्लीन साइंसेस की जो आय है उसमें 29% CAGR की ग्रोथ देखने को मिली है। और मोतीलाल ओसवाल फिलहाल ये फोरकास्ट कर रहा है कि FY24 तक इनकी आय में करीब 24% CAGR की ग्रोथ देखने को मिलेगी और 49% के जो एबिटा मार्जिन है, काफी शानदार एबिटा मार्जिन है, वो बरकरार देखने को मिलेंगे, जिसके चलते अगर आप देखें तो स्टॉक फोकस में रहा और दिन के दौरान बढ़िया तेजी आई। ओके, तो ये है आपके लिए क्लीन साइंसेज, हाल ही में लिस्टेड IPO और यहां पर भरपूर एक्शन होता दिख रहा है। आज का दिन तो नए खिलाड़ियों के नाम पर ही है, जो जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है IPO स्टॉक में, आप दंग रह जाएंगे। सेठी साहब का स्टोक्राफ्ट देखिए
14% ऊपर है। कल परसों कब, शुक्रवार को मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है शुक्रवार को या गुरुवार को उन्होंने स्टॉक क्राफ्ट खरीदारी करने की राय दी थी। जी हाँ, गुरुवार को, और गजब का एक्शन वहां पर होता हुआ दिखा है। स्टॉक देखिए 14% मजबूत। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, हमारे कुणाल जी, राकेश जी, सिद्धार्थ सेदानी साहब, पालविया साहब, मतलब मैं भूल गया, मतलब हार्डली कोई ऐसा होगा जिसने शायद रिकमेंड नहीं किया होगा। 10% का ऊपरी सर्किट है ये। इसके अलावा देखिए देवयानी इंटरनेशनल 7% मजबूत है। जोमेटो का बार बार हम जिक्र कर ही रहे हैं, ये मजबूत हो चुका है। तो एक के बाद एक सारे स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं आपको, उस पर फोकस करिए। आइए फोकस करिए एक और स्टॉक पर जहां पर भी एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है, और ये स्टॉक हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। कैश का ऑप्शन देंगे जय ठक्कर। जय, सुबह वाला ऑप्शन कमाल करता हुआ दिख रहा है। 35,900 का इन द मनी कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का। आई एम श्योर 534 590 के आपने टारगेट दिए होंगे, दोनों हासिल हो गए। साइन सील डिलीवर्ड। और निफ्टी का भी 16,750 का आई एम श्योर वो भी टारगेट आ गए होंगे, करेक्ट? जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, बिल्कुल दोनों कॉल ऑप्शन जो दिए थे हमने मॉर्निंग में, निफ्टी 16,750, बैंक निफ्टी 35,900, दोनों टारगेट्स हासिल हो गए। इनफैक्ट उस टारगेट्स के काफी ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं जी, तो कंफर्टेबली प्रॉफिट बुक कर लिया रहेगा लोगों ने। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट है, और ये बहुत ही दमदार आपके लिए टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। जय, बताइए अब कौन सा ऑप्शन ट्रेड किया जाए? तो फ्रेश रिकमेंडेशन मेरा है वो बैंक निफ्टी के ऊपर है। 36,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 352 353 ये रेट्स पर मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 178 का। सो 352 353 के रेंज में 36,200 का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदे। 2 सितंबर की एक्सपायरी का 178 का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट एनर्जी जो यहाँ पर रहेगा वो 540 का है। सेकेंड टारगेट 615 का है, 615। सो अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 36,100 के ऊपर बंद देना आज के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी का, और जो होने जा रहा है। हालांकि एक हर्डल है 36,500 के लेवल पे अनिल जी। क्लियरली क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी 36,500 के लेवल्स के ऊपर अगर जाता है तो जैसे निफ्टी एक एक विदाउट एक मैं कहूँगा कि रेजिस्टेंस या तो एक जो एक अच्छा राइज हमें देखने मिलता है, वैसा हमें राइज देखने मिल जाएगा। एक स्विफ्ट मूव देखने मिलेगा 36,500 के ऊपर। हाउएवर मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि 36,100 के ऊपर बंद होने के कारण अब 36,500 के लेवल्स निकलेंगे 1-2 दिनों में, और जैसे वो निकलते हैं अनिल जी 36,500 के लेवल्स, देन देयर आफ्टर 37,200 37,500 ये लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में देखने मिलेंगे। सो आई थिंक 36,200 का ही कॉल ऑप्शन लेकर चले तो सही रहेगा। चलिए, तो बैंक निफ्टी 36,200 का कॉल खरीदिए, ये है आपके लिए जय की राय। सुबह से ही जय आपको कॉल खरीदवा रहे हैं। निफ्टी पर भी खरीद आई थी 16,750 की कॉल, वहां से आपने बढ़िया एक्शन देखा। फिर बैंक निफ्टी 35,900 की कॉल, और अब 36,200 पर उनका आ गया है फोकस। आइए किरण जी एक और बढ़िया पिक देने के लिए तैयार हैं। बिगुड किरण जी के लिए। बताएं सर। जी, बिल्कुल सही में बढ़िया पिक है, क्योंकि 11 महीने के कंसोलिडेशन के बाद और फॉलिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और स्टॉक का नाम है लीडर रिलायंस बाय करने की सलाह है दीप। कल पहले घंटे में आपको लगभग 2300 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए, और 2 से 3 दिन का वक्त देते हैं तो मुझे लगता है कि 2340 2350 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। और इस ट्रेड के लिए आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, 10 रुपए नीचे है 2260, तो 2260 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कल के लिए पहले 1-2 घंटे में 2300 टारगेट्स, 2 से 3 दिन के लिए 2340-50 के टारगेट्स। बिल्कुल, तो ट्रेडिंग और पोजिशनल दोनों टारगेट्स हैं आपके लिए। नजर रखिए, टेलीकॉम स्पेस में भी रिलायंस का ऑफकोर्स बहुत अहम रोल है, और वहां पर भी एक्शन बन रहा है। भारतीय एयरटेल से क्या क्या निकल कर आ रहा है थोड़ी देर में कुशल से जानेंगे, पर उससे पहले कई सारी कॉल्स तैयार हैं। सबसे आगे हैं इसमें सुमित जी, बिगुल उनके लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी।
दीपांशु, मार्केट्स के अंदर वन वे मूव देखा जा रहा है। बहुत दिनों के बाद 250 पॉइंट के आसपास का तेजी निफ्टी में देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी पे एकदम ब्रेकआउट पे है, तो अभी यहाँ से और तेजी बननी चाहिए। बाय का स्टॉक रडार पे आया है मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर, 76.50 का अभी भाव चल रहा है। मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर, ये स्टॉक के अंदर पिछले 3-4 दिनों से धीरे धीरे करके ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है और आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है जिसके अंदर हफ्ते 10 दिन के हायर लेवल पे स्टॉक आ चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है स्टॉक यहां से ऊपर में 81 रुपीज का पहला टारगेट, 86 रुपीज का दूसरा टारगेट, ये जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाएगा। 81 से 86 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 72.50 रुपए, 73 या 72.50, 72.50 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करे। 81 और 85 ये टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में स्टॉक में ऊपर की तरफ देखने को मिलनी चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए मैंगलोर केमिकल्स, यहां पर आपको एक्शन बढ़ते हुए दिखेगा। आइए देखते हैं सचिन जी के रेडार पर कौन सा स्टॉक बिगुल उनके लिए BTSTT। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर लीडर्स के साथ ही रहना है। HDFC लिमिटेड पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, एक वी पैटर्न फॉर्मेशन का कंफर्मेशन है। लगभग 6 दिनों की एक डिक्लाइनिंग मूव को 2 दिनों में कंप्लीट किया हुआ है, तो काफी स्ट्रॉन्ग साइंस है इम्पल्स के। टारगेट ऑन दी अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है अराउंड 2800 के आसपास का होना चाहिए, 2830 का नेक्स्ट लेवल होगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2752 पे एंड खरीदारी करनी है HDFC लिमिटेड के फ्यूचर्स में। HDFC लिमिटेड के फ्यूचर्स में करें खरीदारी, यह है राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से आती हुई। भारतीय एयरटेल को लेकर ढेर सारे अपग्रेड्स आते दिख रहे हैं, ढेर सारे इन्फॉर्मेशन आते हुए दिख रहे हैं। कुशल हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कि एनालिस्ट कॉल में भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल साहब ने क्या कुछ कहा है जिसकी वजह से स्टॉक में जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। कुशल बताइए। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए काफ़ी सारे जो है उनके स्टेटमेंट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। खासकर अगर आप देखें तो स्पेसिफिकली जो सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट इनकी तरफ से होती हुई दिखी है वो आरपू को लेकर है और यहाँ पर जो वित्तीय वर्ष जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है उस तक आरपू जो है 200 रुपये पहुँचाने का इनका लक्ष्य है। अभी अगर आप देखेंगे तो Q1 FY22 में 146 रुपये ये वैल्यू थी, तो एक काफ़ी बड़ा जो है सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपको आरपू में होते हुए दिख सकता है। पहली बात तो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जिस तरह से फंड रेजिंग की बात की गई है, तो फंड रेजिंग डेफिनेटली ये अभी वो मानकर चल रहे हैं कि भारत में निवेश करने का सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि आप देखिए सेकेंड हाफ ऑफ FY23 तक सुनील भारती मित्तल जी ये मान रहे हैं कि यहाँ पर भारत में 5G सर्विसेज आना शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट स्पेक्ट्रम को लेकर भी आगे जो भी मनी स्पेंड किया जाएगा वो एक फाइनल लेग होगा, बट अभी भी कंपनी का ये कहना है कि उनके पास सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम पूल है, जिस तरह से उन्होंने पहले इतनी सारी स्पेक्ट्रम्स एक्वायर की हैं। तो डेफिनेटली जिस तरह की सर्विसेज आगे के लिए इनको देनी होंगी उसके लिए ये फर्दर निवेश कर रहे हैं। इनफैक्ट ये इसको एज ए टर्म जो चीज़ निकल कर आ रही है वो ये है कि दिस इज बियॉन्ड बिजनेस एज यूजुअल। जो भी इन्वेस्टमेंट्स होगी वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट्स ये करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ कंपनी के बारे में जब हमने ये पूछा कि किस तरह से मोनेटाइजेशन की बात हो सकती है फर्दर बैलेंस शीट को डीलेवरेज करने के लिए, तो डेफिनेटली उनका ये कहना था कि जो फाइबर एसेट्स है और जो टावर एसेट्स है वहां पर हम देख सकते हैं कि फर्दर मोनेटाइजेशन हो सकती है, पर यहाँ पर जो डिजिटल एसेट्स हैं, जो कंसोलिडेशन ये करते आ रहे हैं, वो एक अंडर वन सिंगल अम्ब्रेला है, क्योंकि यही उनका सबसे बड़ा मार्केट शेयर आगे चलकर होता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ एक अनाउंसमेंट्स थी जो उन्होंने काफी बड़े रूप में जो है लगातार जो भी Q&A हो रहे थे उसमें हाईलाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी कॉन कॉल जो है चालू है और यहाँ पर जो बेस टैरिफ है वो 79 रुपीज से बढ़ाकर 99 रुपीज करने तक की भी बात उन्होंने की है। तो एक अच्छी प्राइस हाइक, साथ ही जो मोनेटाइजेशन का एस्पेक्ट है वो आगे भारतीय एयरटेल को फर्दर ले जा सकता है। अभी तक का ये संक्षेप में भारतीय एयरटेल के कॉन कॉल से निकल कर आया है। बिल्कुल, तो बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं अनिल जी, और दो बातें जो निकल कर आ रही हैं, एक तो आरपू काफी तेजी से बढ़ाना है, यानी कि वो अब डट रहे हैं कि अब तो प्राइस बढ़ाने का समय आ गया है, और मोनेटाइजेशन को लेकर जो बात कर रहे हैं कि आगे एसेट्स को मोनेटाइज करेंगे, साथ ही 5G रोल आउट की भी बात कर रहे हैं। कैसे देखें इन सारे बड़े अनाउंसमेंट्स को सर?
दीप, ये मतलब बहुत ही बड़ा, आमतौर पर जनरली ये मैनेजमेंट ऐसे हैं जो आपको जनरली इंटरव्यूज में वगैरह सुनने को आपको कम मिलता है। तो आज एनालिस्ट कॉल में जो कुछ भी आ रहा है वो पूरी तरह से आगे का जो पाथ है भारतीय एयरटेल का वो क्लियर करते हुए दिख रहे हैं। बेस्ट टेरिफ 79 से 99, 5G का रोल आउट और जिस तरह के आगे के प्लान्स हैं, आई एम श्योर बड़े अपग्रेड्स आपको भारतीय एयरटेल पर कल आते हुए दिखेंगे और कल फिर से ये स्टॉक और एक एक्शन वाला दिन दिखा दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये सारे अनाउंसमेंट भारतीय एयरटेल की री रेटिंग करेंगे और जो राइट्स इशू वो लेकर आ रहे हैं इसीलिए कि जहां से और पूंजी जुटाएंगे। इनफैक्ट राइट्स इशू में प्रोमोटर्स ने साफ कहा है कि वो खुद और अपना इन्वेस्ट करेंगे, राइट्स इशू में अपना भी पैसा लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल वाकई में कमाल करने को तैयार है और यहाँ से भी और मजबूती बने, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो भारतीय एयरटेल के सदाबहार फैन बंसल जी, जरा चार्ट पर देखिए, सिर्फ आज BTSC से कल तक के लिए, क्योंकि कल उम्मीद करें कि FIs को ये सारे अनाउंसमेंट पसंद आएंगे, कुछ बड़े अपग्रेड्स, कुछ बड़े टारगेट्स उनकी तरफ से आते हुए दिखें, तो उस लिहाज से बताएं टारगेट्स, स्टॉप लॉस। बिल्कुल अनिल जी, देखिए सुबह भी मैंने ये चीज बोली थी कि यहाँ पे भारतीय में खरीदारी करके चलना चाहिए। और अगर आप BTST के लिए टारगेट्स की बात करें, कल मॉर्निंग के लिए यहाँ पर जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से अपग्रेड्स की उम्मीद है, यहाँ पर 633 के टारगेट के लिए भारतीय को खरीदना चाहिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 618 रुपए पर। 618, 619 से अच्छा सपोर्ट है, तो 618 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 633 पहला टारगेट है, 637 दूसरा टारगेट है। बिल्कुल 633, 637 के टारगेट्स के लिए भारतीय एयरटेल पर रखनी है नजर। 4.5% ऊपर डेज हाई पर सुनील मित्तल साहब के कमेंट्री के बाद। आइए बाजार पर क्या करना चाहिए आज क्लोजिंग से पहले, फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए चलते हैं अनिल जी के पास। सर दमदार एक्शन बनते हुए दिख रहा है भारतीय बाजारों में। ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं, कोई बड़ा मूव नहीं आ रहा है इस समय। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की बढ़त के साथ आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बॉन्ड यील्ड 1.3% के पास एकदम स्टेबल है। यूरोप के बाजारों में भी आपको हल्की बढ़त आती हुई दिख रही है। तो पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज हैं, कोई बड़ी मूव नहीं आ रही है, क्या करके जाएं सर? देखिए दीप, निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि 17,000 का बड़ा लेवल आपके सामने, वहां से 85 पॉइंट दूर है। एक बड़ा ब्रेकआउट 250 पॉइंट का आ चुका है। तो यहां पर या तो प्रॉफिट बुक करें या फिर अपनी पोजीशन को होल्ड करें 16,700 के स्टॉप लॉस पुट ऑप्शन के साथ। 16,700 का पुट ऑप्शन खरीदकर इसे होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन अब हम तभी बनाएंगे जब निफ्टी 17,025 के पार निकल कर टिके, ताकि 17,000 की शॉर्ट कवरिंग और आपको मिले और वहां से और बढ़त बने। अदरवाइज आपकी लॉन्ग पोजीशन पर चाहें तो प्रॉफिट बुक करके कल इंतजार कर सकते हैं, और अगर अभी भी होल्ड करना है तो कोई दिक्कत नहीं। 16,700 के नीचे की रिस्क अब कम है तो 16,700 का पुट ऑप्शन खरीदकर आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय है। बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट बढ़ने के बावजूद बैंक निफ्टी जिस तरह से 36,300 के ऊपर बंद हो रहा है, ये एक ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ग्लोबल मार्केट की सुस्ती के साथ कल एक बार फिर से 36,300 के आसपास आने के बाद थोड़ा नीचे खुले। अगर नीचे खुला तो 36,000, 36,200 की रेंज में और ऐड करने का मौका है। तो बैंक निफ्टी लेकर जाइए, निफ्टी में प्रॉफिट बुक करिए। बड़े दिनों बाद इस तरह का काउंटर ट्रेड बनाए तो मुझे लगता है कि ये करने की जरूरत है और ये करना ही चाहिए ये आपके लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में वैसे आपकी तेजी की पोजीशन है, अच्छे लेवल्स पे होल्ड करिए। फ्रेश पोजीशन बनानी है तो बैंक निफ्टी ज्यादा ठीक दिखता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से। एक और स्टॉक जिसका जिक्र अभी अभी मुझे किया है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। सिद्धार्थ जी ने मैसेज किया कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज देखे वायदा कारोबार का नया खिलाड़ी, यहां पर उन्होंने खरीदारी करने की राय दी थी। 11% ऊपर आता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक जिसका जिक्र आज सुबह हमने किया था, BLS इंटरनेशनल, जिस पर सुमित जी ने राय दी थी और सुमित जी ने कहा कि 210 रुपए के ऊपर ये बंद होगा। ये भी वरुण ने 94 रुपए पर 7 जनवरी को इस स्टॉक को रिकमेंड किया था और वहां से स्टॉक देखिए काफी जबरदस्त दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। 210 के ऊपर बंद देने की तैयारी कर रहा है। सुमित जी एक बार जरा अपडेट, क्या इस स्टॉक में और पोजीशन बनाई जाए, कल के लिए रखा जाए? अनिल जी सेम व्यू, 225 से लेके 240 तक का मूव आने वाले दिनों में BLS में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो होल्ड करें। हायर के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है तो स्टॉक यहां से ऊपर का मूव ही दिखाना चाहिए। 225 इसका इमीडिएट टारगेट बनेगा अभी ऊपर की तरफ। एक और स्टॉक आपके सामने लेकर आएंगे और वो है DLF में शुक्रवार को हमने कल के 2000 में इस स्टॉक को रिकमेंड किया था।
पहला टारगेट इसका हिट होता हुआ दिख रहा है। तो डीएलएफ भी आपके सामने ले आए, डीएलएफ में भी बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है 319-20 रुपए के आसपास। और यहाँ पर हड़बड़ी ना करें, बेचने की जल्दबाजी ना करें, जैसा कि आपको कहा गया, तो आराम से रखिए, जल्दी में बेचने का न सोचें। एक बार चाहें तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए डीएलएफ पर राय ले लूं मैं आशु सर से। आशु सर डीएलएफ होल्ड? हाँ जी अनिल जी बिल्कुल होल्ड है ये। लेकिन अनिल जी जो पीछे भी आपने बात की थी, जब 340-50 पे बात हो रही थी, तब भी मैं बोल रहा था एक रेंज में है। अनिल जी रेंज नहीं काट रहा, ये तो 300, 340, 310, 340 उसी रेंज के अंदर है अनिल जी। लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। आज भी अनिल जी उनके एक नई स्कीम आई है, प्राइवेट फ्लोर लॉन्च किए, और अगले 3 दिन में देख लेना, वो मतलब लॉन्च बाद में होते हैं, पहले बिक जाते हैं। और अनिल जी मतलब आगे पीछे करके इसको निकलना है, लेकिन पता नहीं क्यों अनिल जी ये रुका हुआ है। मतलब वो पेशेंस टेस्ट कर रहा है, क्योंकि फंडामेंटली चीजें डेफिनेटली इंप्रूव हो रही है, चाहे उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो चाहे रेजिडेंशियल के अंदर हो। मुझे कोई ऐसा रीजन नहीं दिखता कि मतलब ये ब्रेकआउट ढंग वाला क्यों नहीं आ रहा। सो अनिल जी इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। हम भारतीय में भी ऐसे ही देखा, लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया। आज देखिए कैसी मूव है। डीएलएफ में भी आपको ऐसा ही एक्शन दिखेगा, कन्विक्शन रखना जरूरी है। आइए क्लोजिंग से पहले एक क्विक कॉल जय की तरफ से। जय, समय नहीं है, बिगुल नहीं बजा रहा हूं, बट बताएं आपकी जैकपॉट कॉल क्या है। बिल्कुल दीप, जैसे मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स में से 2 स्टॉक ही है जो हाई नहीं किए, बाकी तो एक्सिस और आईसीआईसीआई ऑलमोस्ट हाई लगाने पे। सो कोटक बैंक का 1740 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं, जो करीब अभी 42.5 पर ट्रेड कर रहा है दीपांशु। इसको खरीद कर चलना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 29 का। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हमें देखने मिल सकता है 63 का, सेकंड टारगेट रहेगा 72 का। 63, 72 ये 2 टारगेट्स के लिए कोटक बैंक का 1740 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। कोटक बैंक 1740 का कॉल खरीद कर जाइए। एक एक करके सारे बैंकिंग स्टॉक्स में आपको मूवमेंट आते हुए दिखेगा। जबरदस्त एक्शन वाला दिन, लंबे समय बाद करीब 250 पॉइंट्स का उछाल आप निफ्टी पर देख रहे हैं। 16,900 के पार जाता हुआ पहली बार इतिहास में, और लग रहा है कि शायद पहली बार 16,900 के ऊपर क्लोजिंग भी देने के लिए है तैयार। भारतीय एयरटेल स्टार विनर और सुनील मित्तल के साहब के कमेंट्स के बाद ही बड़ी तेजी आती हुई 5% ऊपर। पर आज का दिन था बैंक्स, आज का दिन था मेटल्स पर, बैंक्स एंड में और आगे निकलते हुए एक्सिस बैंक जबरदस्त एक्शन इस पर आपको बनते हुए दिखा। आईसीआईसीआई बैंक में भी आई है अच्छी खरीदारी, और इन दोनों दिग्गजों ने निफ्टी बैंक निफ्टी को दिया है सहारा। साथ ही एचडीएफसी बैंक में भी थोड़ी खरीदारी होती हुई दिखी है। इसके साथ ही मूवमेंट आया है टाटा स्टील में, जबरदस्त एक्शन 1430 के पार जाता हुआ। यहां पर नजर रखिए हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, इसमें खरीदारी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% ऊपर निफ्टी को दिया है इसने सहारा। स्टॉक्स जो आपको हल्की गिरावट के साथ क्लोज होते हुए दिख रहे हैं, टेक महिंद्रा 1.5% नीचे, इन्फोसिस, आइशर और टीसीएस यहां पर भी थोड़ी सी कमजोरी। पर ऑटो स्टॉक्स एज अ होल आज इस बास्केट ने भी किया है आउट परफॉर्म। वायदा कारोबार के नए एंट्रेंट्स, यहां से आई है सबसे ज्यादा तेजी। आईईएक्स 12% ऊपर, इंडिया मार्ट, कैनफिन, पॉलीकैब, इन सभी काउंटर्स में अच्छी खरीदारी। एचएएल, एमसीएक्स में भी हल्की सी खरीदारी। डिक्सन टेक भी आपको एक्टिव होते हुए दिखा। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, यहां पर पॉजिटिव मोमेंटम। डिवीज लैब काफी सारे एक्सपर्ट्स को पसंद आया, नजर रखिए इस पर। आरबीएल, बंधन, फेडरल, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां पर भी आपने अच्छी खरीदारी बनती हुई देखी है। एसआरएफ, टाइटन, एमएनएम फाइनेंस, एबी फैशन, गोदरेज कंज्यूमर, इंटरग्लोब, बायोकॉन, यहां पर भी मूवमेंट देखिए। और सिंजीन, जिसकी अभी रिसेंटली वायदा कारोबार में हुई है एंट्री। भारतीय एयरटेल और रिलायंस आगे बढ़ते हुए, बट वोडाफोन में आपने 2.5% की गिरावट देखी है। एम्फेसिस, एलएनटी टेक, माइंट्री, यहां पर भी वीकनेस। तो बेसिकली पॉइंट यह है कि आईटी स्टॉक्स में थोड़ी मुनाफा वसूली, बट बाकी सेक्टर्स की आउट परफॉर्मेंस, स्पेशली रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज 15% ऊपर। स्टोवक्राफ्ट, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 10%, सोना बीएलडब्ल्यू 8.5%, देवयानी, जोमैटो, नजारा, मैक्रोटेक, कार ट्रेड, एक्सारो, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, कैनप्लास्ट, क्लीन साइंस, इन सभी स्टॉक्स में आप 3 से 6% का उछाल देखते हुए। तो अनिल जी जबरदस्त एक्शन, ब्रॉडर मार्केट्स की आउट परफॉर्मेंस, बट बड़ा ब्रेकआउट बाजार में आते हुए 225 पॉइंट्स निफ्टी एंड 700 से ज्यादा पॉइंट्स बैंक निफ्टी में उछाल सर। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आज का एक्शन। और डी पे एक और स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया, जो हमने रिकमेंड किया था एसआईपी स्टॉक के तौर पर, आज ये 11-12% ऊपर बंद हुआ है। पंजाब केमिकल्स, ये स्टॉक देखिए, यहाँ पर भी बड़ी तेजी बनती हुई दिखी है। जरा एक बार आप चेक करिएगा,
किस प्राइस पर किस डेट है, ये तो हाल ही का रिकमेंडेड स्टॉक है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन आज बड़ी तेजी पंजाब केमिकल्स में बनती हुई दिख रही है। 11% ऊपर ये स्टॉक भी जाता हुआ दिखा है। तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में फिर से बढ़िया खरीदारी आती दिखी है। जुबिलेंट इनग्रेविया इस राउंड में जो हमने स्टॉक्स रिकमेंड किए उनमें से एक ये भी था, आज 6% ऊपर है, यहाँ पर भी बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी है। 1362 रुपये पर ये हमारी रिकमेंडेशन थी, 1360-62 पर, तो यानी कि 1300, 1400, 400, 450 रुपये ये स्टॉक मजबूत होता दिखा है। 14 जुलाई से 14 अगस्त और अगस्त 1.5 महीने में ये स्टॉक 400 रुपये यानी कि लगभग 35% का बढ़िया रनअप देता हुआ आपके लिए पंजाब केमिकल्स। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिखा है। आइए बढ़ते आगे, इस एक्शन को आगे बढ़ाएंगे बाजार बंद होने के बाद भी, क्योंकि ढेर सारी चीज़ें ऐसी है बाजार बंद होने के बाद भी जो आपके लिए रहनी चाहिए फोकस में जी बिजनेस पर। सबसे पहले हमारी खास पेशकश, आपकी खबर आपका फायदा, शाम 5 बजे। क्या है खास आज? पिछले साल बैन के बाद चीनी ऐप्स ने भारत में कारोबार करने का एक नया रास्ता ढूंढा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐप्स नाम बदलकर कंट्री ऑफ ओरिजिन छिपाकर भारत में न सिर्फ पहले से ज़्यादा कारोबार कर रहे हैं, बल्कि यूजर्स के फ़ोन में मौजूद फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, ये तमाम जानकारियों पर भी हाथ साफ कर रहे हैं। इसमें सवाल ये उठता है कि सरकार और दूसरी एजेंसीज को इन कंपनियों के बारे में की वापसी के बारे में क्यों पता नहीं चला। ये आपके और हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है, और क्या गूगल प्ले स्टोर, एप्पल के ऐप स्टोर की इनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं। आज हमारे खास मेहमानों से हम इन्हीं पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ होंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर लॉ एक्सपर्ट विराग गुप्ता साहब और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे साहब हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। इन चीनी ऐप से आप कैसे बच सकते हैं, और अगर आपके फ़ोन में कोई चीनी ऐप मौजूद है तो आप क्या कर सकते हैं, ये ज़रूर जानिएगा। चोर रास्ते से चीनी ऐप, ये है आज की हमारी विशेष पेशकश। और शाम 6:30 बजे मनी गुरु। डेट में निवेश करना है तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एक विकल्प है जो एफडी से बेहतर रिटर्न आपको दे सकता है। पर एनसीडी में कौन निवेश करें, कैसे निवेश करें, जोखिम कितनी है, टैक्स कितना लगता है, रिटर्न कितना आता है, ये सब बताएंगे आज शाम 6:30 बजे। एनसीडी में निवेश कब और कैसे करें। एनसीडी का मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, जिन्हें आमतौर पर डिवेंचर के नाम से भी जानते हैं। आज इंडिया 360 डिग्री में हम बात करेंगे उन तमाम मुद्दों की जो आपके लिए बेहद काम के हैं। दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में स्कूल धीमे धीमे शुरू हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक सबका वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक स्कूल खोलना ठीक नहीं है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है कि स्कूल खोले जाएं। कोविड नियमों को लेकर स्कूल कितने तैयार हैं, क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे, अधूरे इंतजामों के बीच स्कूल को भेजना ठीक है या नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक पढ़ाई नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। इस पर होगी आज चर्चा, यानी कि जब तक वैक्सीन ना हो तब तक पढ़ाई करें या ना करें, ये बड़ा सवाल है। और वैक्सीन आपके हमारे सबके तो लग रही है, लेकिन बच्चों के लगनी बाकी है। तो जब तक दवाई नहीं तब तक पढ़ाई नहीं, हमारी आज की कवर स्टोरी। दूसरी कवर स्टोरी अफगानिस्तान को लेकर, काबुल बना बदलापुर, ये है आपके लिए आज की दूसरी कवर स्टोरी। अफगानिस्तान में काबुल के एयरपोर्ट धमाकों के बाद अमेरिका एक्शन में है। आतंकियों के खिलाफ अमेरिका ने जंग छेड़ दी, और इस बीच 31 अगस्त यानी कि कल अमेरिकी सैनिकों की और अमेरिकी नागरिकों की वापसी की डेडलाइन है। इन्हें काबुल से अफगानिस्तान से निकलना है। 31 अगस्त के बाद जब ये निकल जाएंगे तो तालिबान और कितना मजबूत होगा, और अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका की क्या रणनीति बदलेगी, आतंकियों के सफाई के उसके मिशन का क्या होगा, इन सब पर हम करेंगे बातचीत काबुल बना बदलापुर में। इसके अलावा देश विदेश की तमाम खबरें आपके सामने होंगी ही हमेशा की तरह, जिन पर आपको रखनी है नज़र। आइए, आज का समापन हो चुका है। ऐतिहासिक लेवल आपके सामने दोहरा दूँ, 16,951, बिल्कुल लिफाफे वाला लेवल जो आमतौर पर सुमित जी इस्तेमाल करते हैं। सुमित जी, आपका लेवल आ गया 16,951, ये है इंट्राडे हाई, और 931 ये भी लिफाफे वाला लेवल है जो आपका क्लोजिंग बेसिस पर हाई। तो आज फिर से इतिहास बना है। सेंसेक्स 56,958 अब लाइफ टाइम हाई के तौर पर, क्लोजिंग भी लगभग उसी के पास 56,900 के बेहद करीब बंद होता है, 11 पॉइंट नीचे। और बैंक निफ्टी ने भी एक बड़े ब्रेकआउट की है तैयारी, 36,347 पर बंद होता हुआ 36,400 के आसपास का हाई बनाने के बाद। तो ये रहे आपके लिए ऐतिहासिक लेवल्स आज के सेशन में। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह कि आज का दिन कई मायनों में स्पेशल है। कृष्ण जन्माष्टमी है, आप में से कई लोगों के फास्ट भी होंगे, पूजा का समय भी होगा, आज ढेर सारे उत्सव का माहौल भी होगा।
तो एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी पैनलिस्ट को, पूरी टीम को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, नए हाईज बनने की शुभकामनाएं। टोक्यो में पैरा ओलंपिक्स में आज भारत का प्रदर्शन दमदार रहा, पदकों की बरसात वहाँ पर भी हुई और सब मतलब इससे बढ़िया दिन हो नहीं सकता। और सोमवार की सुबह सुबह इस तरह के लाइफ हाई और दमदार ट्रेडिंग सेशन, याद ही नहीं आता पिछली बार ऐसा मजबूत सेशन कब देखा था, जहां से खुले वहां से पीछे मुड़कर देखा नहीं, दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुए, रिकॉर्ड बने और सब न सिर्फ दिग्गज, अब तक की जो कंप्लेन थी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों से मुंह जो लटका हुआ था, उदास था, आज चेहरे खुलते हुए सभी के। तो बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे आज आप एथनिक वेयर में खिले खिले नजर आ रहे हैं। तो एंजॉय करें बचा हुआ समय अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएं। मुझे और दीप को इजाजत दें, नमस्कार।